नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एक बार फिर से आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साजिद रशीदी साहब। साजिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। रशीदी आपका साहब को आपने अक्सर टीवी डिबेट्स का हिस्सा बनते हुए देखा होगा, लेकिन आज की जो चर्चा है वो टीवी डिबेट से बिल्कुल अलग है। जी। आराम से बातचीत होगी, कई सारे मुद्दों पर बातचीत होगी और तफसील से समझने की कोशिश करेंगे इन मुद्दों को, ताकि आप तक वो बात पहुंच सके जो बातें अक्सर टीवी डिबेट में खो जाया करती हैं। रशीदी साहब, दिल्ली के चुनाव का माहौल है, 5 फरवरी को चुनाव है और उससे पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कहा कि पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की सैलरी का इंतजाम किया जाएगा अगर केजरीवाल फिर से चुनकर दिल्ली में आते हैं। और उसी वक्त एक आवाज उठी कि भाई, पुजारियों ग्रंथियों को पैसे दे रहे हो, इमामों को पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? उनकी सैलरी तो 17 महीने से रुकी हुई है। और फिर चर्चा में आया आपका नाम। आप केजरीवाल साहब से मिलने गए, शुरुआत में खबर आई कि आपको मिलने नहीं दिया गया, आपने मीडिया से बातचीत की। तो ये पूरा मुद्दा क्या है और इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए, 17 महीने से हमारी सैलरी रुकी हुई थी। हमने कोशिश की पिछले 6 महीने कि केजरीवाल से मुलाकात हो जाए। हम लोग आतिशी से मिले, गवर्नर से मिले और जितने भी छोटे बड़े अफसर इस लाइन में हैं, रेवेन्यू वगैरह में, सबसे हम मिले। लेकिन वहाँ कोई मसला हल होता हुआ जब नज़र नहीं आया तो आखिरी हम केजरीवाल के यहाँ गए। केजरीवाल भी जब नहीं मिले तो हम उनके घर पे गए। घर पे जाने के बाद भी ये हुआ, जब हम पहली दफ़ा गए तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप, हम थर्सडे में गए थे और उन्होंने बोला कि आप सैटरडे आ जाइए, 5 बजे आपकी मुलाकात करा देंगे। हम फिर सैटरडे गए, सैटरडे फिर हमारी मुलाकात नहीं हुई। इत्तेफाक से वो किसी की डेथ हो गई थी उस टाइम पे, मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा है, कि उनकी वजह से थोड़ा शोक चल रहा है। हाँ, मनमोहन सिंह जी की, सॉरी, मनमोहन सिंह जी की डेथ हो गई थी कि वो उनकी शोभा मीटिंग में है और आज भी नहीं हो पाएगी। हमें पता था कि ये मीटिंग ना होने का एक ही मकसद है कि सैलरी देने का इनका इरादा नहीं है। तो हमने उस दिन एक ऐलान किया कि भाई हम मंडे फिर आएंगे, लेकिन मंडे जाने की नीयत से नहीं आएंगे। अगर हमारी सैलरी नहीं मिली तो हम बैठने की नीयत से आएंगे। उसका बड़ा ज़बरदस्त असर हुआ। देश के छोटे बड़े तमाम चैनलों ने उसको कवर किया और उसका असर सरकार के ऊपर हुआ। पहले तो ये था कि साहब गवर्नर रोक रहे हैं फाइल, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं अश्विनी कुमार जी वो रोक रहे हैं फाइल, सरकार के जो छोटे अफसर हैं वो रोक रहे हैं फाइल। लेकिन जब हमने कहा कि हम बैठेंगे तो किसी ने फाइल नहीं रोकी और वो आनन फानन में सब कुछ हो गया, किसी ने फाइल नहीं रोकी। इसी बीच में मैं इस बात को क्लियर करूं, ये पुजारी और ग्रंथियों का जो मुद्दा है हमारी वजह से उठा। ऐसा नहीं कि पहले उन्होंने ऐलान किया और फिर हम गए। हम जा चुके थे पहले थर्सडे में, फिर सैटरडे में, मंडे को उनका ऐलान आया कि हम पुजारी और ग्रंथियों को भी 18,000 हज़ार देंगे। फिर हमने मंडे में जब हम दोबारा गए, तीसरी बार गए, तो हमने कहा कि भाई हमारी तनख्वाह 17 महीने से आप नहीं दे रहे हो और आप पुजारी और ग्रंथियों को फिर ठगने का काम कर रहे हो। दूसरे ये है कि हम तो सिर्फ 240 इमाम हैं पूरी दिल्ली में, पुजारी तो कई हज़ार हैं, 25 से 30 हज़ार पुजारी हैं, ग्रंथी भी 8-10 हज़ार होंगे कम से कम। तो 40,000 लोगों को 18,000 आप कैसे दे पाएंगे जब 240 को 18,000 आप नहीं दे पा रहे हैं? तो ये मुद्दा ऐसे बना हमारी वजह से। उन्होंने, अब चूंकि एक इलेक्शन के खिलाफ एक वातावरण बन गया था कि साहब इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही, इमामों को तनख्वाह नहीं दे रही केजरीवाल सरकार, बेवाओं को पेंशन नहीं जा रही पिछले 10 साल से, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं जा रही पिछले 10 साल से। तो वो एक वातावरण बन गया था कि भाई मुसलमान शायद इसकी वजह से केजरीवाल से हटेगा। और कुछ रुख भी था इस बार कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का है भी। तो उन्होंने एक नया पासा ये फेंका कि जो इधर मेरा वोट कटेगा मुसलमानों में, तो मैं हिंदू और सिखों को साथ ले लेता हूँ ताकि इधर से भरपाई हो जाए उसकी। इसलिए उसने पासा फेंका, लेकिन उसका विरोध पुजारियों ने कर दिया। लेकिन जब ये सवाल हमने पूछा कई बार डिबेट्स में, तो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार डायरेक्टली पैसा इमामों को सैलरी के तौर पर देती नहीं है, ये तो वक्फ बोर्ड का काम है।
वक्फ बोर्ड पैसा अरेंज करता है, जो वक्फ बोर्ड की कमाई होती है उसी में से पैसा इमामों को दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए होता ये था जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार नहीं थी, ये उन्होंने सही कहा कि हमें रेवेन्यू से पैसा मिलता था, कोई ग्रांट उस वक्त फिक्स नहीं थी। इनकी सरकार आने के बाद में इन्होंने क्या किया, अमानतुल्लाह चेयरमैन थे, अमानतुल्लाह ने केजरीवाल से मिलके उन्होंने क्या आपस में उनकी बात रही, उन्होंने कुछ इमामों को बुला के कहा कि भाई हम जो दिल्ली के अदर इमाम हैं, वक्फ बोर्ड के अलावा इमाम हैं, उनको भी सैलरी देना चाहते हैं। हमने कहा कि भाई देखो, हमें किसी की सैलरी देने से एतराज़ नहीं है, बस हमारी सैलरी मिलते रहना चाहिए और हम रेवेन्यू से हैं, हमें रेवेन्यू से रखिएगा। लेकिन उन्होंने ये किया कि 2100 इमामों का एक सर्वे करा के 2100 इमामों की एक लिस्ट बनाई और 240 को भी उसके साथ लगा के हमें ग्रांट पे डाल दिया और 100 करोड़ की ग्रांट आई। 2 साल के लिए उनको भी सैलरी मिली, 14,000, उनकी 14,000 तय थी, हम चूँकि परमानेंट हैं हमारी 18,000, तो उनको 2 साल सैलरी दी। 2 साल के बाद में उनको सैलरी नहीं मिली, काम बंद हो गया। और हुआ ये कि हमारा भी जो रेवेन्यू था वो रेवेन्यू घटकर जो है 30-40 लाख से 15-20 पे रह गया। हमारी सैलरी बनती है करीब 45 लाख रुपए 240 लोगों की, रेवेन्यू घट के रह गया 20 लाख, आधा। तो सैलरी कैसे मिले? इसमें क्या है, बहुत चीज़ें हैं असल में जो विस्तार से समझने की हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड अपना रेवेन्यू जो है दुकानों से और जो उसकी मकान वगैरह बने हुए हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज है, उनसे लेता है। वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर उससे पैसा लेता है या किराएदारी की रसीद चेंज करता है, उससे पैसा आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली के अंदर करीब, मेरे जहन में ये मुद्दा नहीं था, नहीं तो मैं पेपर लेके आता उसका, करीब 250 बीघा ज़मीन, मेरे पास उसके सारे पेपर हैं, करीब 250 बीघा ज़मीन केंद्र सरकार, उसकी एजेंसी, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसी, इनके पास है और ये लोग उस जगह का किराया तक नहीं देते। अच्छा, सरकार किराया भी नहीं देती उस जगह का, नाजायज़ कब्जा है। 1996 में एक अमेंडमेंट आया वक्फ एक्ट में और उसमें वक्फ बोर्ड को थोड़ी पावर दी गई। पावर ये दी गई, एक तो ये कहा गया कि आप अपनी जो किराएदारी है वो पुरानी किराएदारी ख़त्म करके आज के सर्किल रेट के हिसाब से किराया आप बढ़ा सकते हैं। ठीक। और उसके लिए एसडीएम आपका साथ देगा, दिल्ली पुलिस आपका साथ देगी, ये क्लोज उसमें आया। और एक सीओ जो होता है वक्फ बोर्ड में, उसको एक पावर दी गई 54 के नोटिस की। वो नोटिस ऐसा है कि जो लोग इलीगल बैठे हुए हैं, ऑक्युपाइड, जिन्होंने प्रॉपर्टी को नाजायज़ कब्जा किया हुआ है, कि उसको आप पहले नोटिस देंगे 54 का। अगर वो किराएदारी शुरू कर देता है तो ठीक है, नहीं शुरू करता है तो आप एसडीएम और दिल्ली पुलिस के माध्यम से उसको खाली करा लेंगे तुरंत। ये 2 पावर वक्फ बोर्ड को दी गई 1996 में। लेकिन वो अमेंडमेंट हुआ 2013 में जाके, उस वक्त अमेंडमेंट हुआ नहीं। 2013 में उसको इम्प्लीमेंट हुआ 2013 में, अमेंडमेंट वहाँ हो गया। अब 2013 में जब तक वक्फ बोर्ड ने अपना काम शुरू किया, बीजेपी सरकार आ गई, दिल्ली पुलिस भी उनके पास और एसडीएम भी उनके पास, गवर्नर के माध्यम से। अब जहाँ भी वक्फ बोर्ड जो है ये कहे कि भाई किराएदारी बढ़ाओ, वो गुट बनाए और कोर्ट चले जाए, गुट बनाए और गवर्नर के पास चले जाए। पुरानी किराएदारी 200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये। अच्छा, एक वक्फ एक्ट में ये है कि आप सबलेटिंग नहीं कर सकते, आप किराएदार हैं तो आप अपना काम कीजिए। आम तौर से तमाम जगहों पर जितने भी किराएदार हैं 500 रुपये महीना उनका किराया है, उन्होंने वो दुकान 30,000, 40,000, 50,000 पे किराए पे दे रखी है। मतलब किराए पहले वक्फ बोर्ड से किराए पर ली, फिर आगे किसी और को किराए पर दे दी, सबलेटिंग कर दिया उसको। बिल्कुल, ये इलीगल है। ठीक, ये इलीगल है, ये नहीं हो सकता। लेकिन हो रहा है, बिल्कुल खुली आंख हो रहा है। तो उससे क्या है, वक्फ को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, तो ये पावर, वक्फ को तो कम रेवेन्यू मिला, लेकिन जिसने आगे चढ़ा दी उसे ज्यादा उसको ज्यादा मिल गया।
होना ये था कि आज के सर्किल रेट के हिसाब से जो उसका 25-30 हज़ार बन रहा है वो आपको किराया बढ़ाने की छूट मिलती, छूट मिलती, छूट मिली भी हुई है लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहा। हाँ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें जो है दिल्ली पुलिस और एसडीएम साथ नहीं दे रहे वक्फ बोर्ड के, ठीक। तो इसलिए रेवेन्यू नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है मेन प्राइम लोकेशन पे, वहाँ वक्फ बोर्ड होर्डिंग लगाता था पहले, होर्डिंग से अच्छी खासी आमदनी होती थी। वो होर्डिंग भी केजरीवाल सरकार ने बंद कर दिया। क्यों? वो कहते हैं गवर्नर ने बंद कर दिया, गवर्नर कहता है केजरीवाल सरकार ने बंद कर दिया। अब किसने कर दिया ये पता नहीं। सेम वही सैलरी वाला मसला, हमारी फाइल हम पूछते हैं सरकार से कि जी गवर्नर नहीं होने दे रहे हैं, जब गवर्नर के पास जाते हैं कि हमने तो कर दिया, हमारा तो कोई मैटर ही नहीं। लेकिन जब हमने धरना प्रदर्शन किया तो वो एक दिन में पास हो गई। वक्फ बोर्ड चूँकि दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन आता है, चेयरमैन से लेकर मेंबर तक और जितना स्टाफ है सीईओ दिल्ली सरकार अपॉइंट वो करती सब है। दिल्ली सरकार के अंडर में होता है। अपॉइंट भी वही करती है, अपॉइंट भी वही करती है, मतलब केजरीवाल की। उसमें सिर्फ एक मुतवल्ली कोटे से आदमी आता है जो बाई इलेक्शन होता है, मुतवल्लियों का इलेक्शन होता है और वो फिर इलेक्ट होता है। लेकिन वो अकेला क्या करे, मेंबर 7 हैं और 7 में से 5 मेंबर सरकार के हैं, बल्कि 6 मेंबर सरकार के हैं। मतलब जो सरकार चाहेगी वही होगा, जो सरकार चाहेगी वो होगा। इसलिए वक्फ का रेवेन्यू जो है नहीं बढ़ पाया और जो था वो भी कम हो गया, और इसीलिए सैलरी भी नहीं मिल पाई। इसीलिए सैलरी भी नहीं मिल पाई। तो ये 17 महीने की रुक गई। तो अब दिल्ली सरकार ने अपनी हिजो कम करने के लिए कि भाई ये जो हमारे ऊपर चूंकि लांछन लग रहा है, पूरे दिल्ली ने देख लिया, पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया कि इमामों को कैसे हम सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए पंडितों और ग्रंथियों को उन्होंने ऐलान कर दिया कि साहब हम 18-18 हज़ार देंगे। लेकिन वो जैसे ही पुजारियों ने उसका खंडन किया, वो फिर इनकी पोल खुल गई दोबारा। दूसरे आपने देखा होगा, खैर ये टॉपिक दूसरा हो जाएगा, कि लेडीज़ के लिए उन्होंने 2100 का ऐलान किया, हालांकि विधानसभा से पास है 1000। जो मैं उस पर आऊंगा, पहले इमामों वाली बात जरा पूरी हो जाए। जी 17 महीने से रुकी हुई सैलरी, क्या वो आपके आवाज उठाने के बाद फाइनली वो सैलरी मिली या नहीं मिली? हाँ, उसमें ये हुआ कि सैलरी आवाज़ जैसे ही उठी तो आनन फानन में फाइल तैयार हुई, हाँ। और सैलरी मिलना शुरू हो गई। 1 हफ्ता हो गया, करीब 8 दिन हो गए, 8 क्या 10 दिन हो गए। 10 दिन पहले मेरी भी पूरी सैलरी आ गई थी और बाकी लोगों की भी आ रही है, लेकिन अभी तक भी कुछ लोगों की बची हुई है। मतलब 240 ही लोग हैं, उनमें से भी कुछ की आई कुछ की नहीं आई, अभी तक नहीं आई पूरी, लेकिन प्रोसेस शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया, आपकी आवाज उठाने का फायदा मिला, बिल्कुल सैलरी आनी शुरू हो गई, सैलरी आनी। अब चूंकि ये वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वक्फ बोर्ड में जो कुछ भी हो रहा है साहब गलत ही हो रहा है। आप बताने के लिए बेहतर शख्स हैं कि वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है और जो वक्फ को लेकर के एक धारणा बना ली गई है, उन धारणाओं में सच्चाई क्या है। सबसे बड़ी बात जो धारणा बनाई गई, जो लोगों को बताया गया, वो ये बताया गया कि साहब वक्फ बोर्ड के पास असीमित पावर है। वक्फ बोर्ड चाहे भारत की किसी जमीन पर हाथ रख दे और कहे कि साहब ये जमीन वक्फ बोर्ड की, तो इसका मतलब साहब जमीन हो गई वक्फ बोर्ड की। अब आप अदालत जा नहीं सकते, वक्फ का एक ट्रिब्यूनल यानी कि वक्फ की अपनी एक अदालत है, वही फैसला सुनाएगी, और क्योंकि वो तो वक्फ की अदालत है तो वो वक्फ के पक्ष में फैसला सुनाएगी। यानी कि अगर वक्फ ने दावा कर दिया आपकी जमीन पर, तो आपकी जमीन तो साहब चली गई। सच्चाई क्या है इसमें? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, 0% भी सच्चाई नहीं है। इसलिए सच्चाई नहीं है, एक तो मैंने बताया कि अमेंडमेंट आया, फिर भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया सरकारों की वजह से। दूसरी बात यह है कि 1954 में वक्फ एक्ट आया, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई 1965 में, उसने पूरे देश का एक सर्वे किया। 1969 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 70 के अंदर एक गजट बनकर तैयार हुआ। गजट में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने तमाम प्रॉपर्टीज़ की निशानदेही करके तमाम स्टेटों में अलग अलग ये बताया कि वक्फ बोर्ड को कि ये प्रॉपर्टी ये सब आपकी हैं। सरकार ने बताया वक्फ बोर्ड को कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। यस, वक्फ बोर्ड ने नहीं बोला कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात बहुत क्लियर होनी दर्शकों को जरूरी है कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं हमारे देश में, और हर राज्य का, मान लीजिए गुजरात है तो गुजरात का वक्फ बोर्ड अलग, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड अलग, हिमाचल है तो हिमाचल का वक्फ बोर्ड अलग। ये सारे वक्फ बोर्ड राज्य सरकार के अंडर
अंडर है, अंडर आते हैं, बिल्कुल। उनके चेयरमैन को अपॉइंट भी राज्य सरकार ही करती है, यानी राज्य कि सरकार वक्फ ही बोर्ड करती है, बल्कि राज्य सरकार भी उस आदमी को करती है जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, जो मतलब अपना पसंदीदा शख्स, अपनी मर्जी का, कोई अपनी क्राइटेरिया मर्जी- नहीं है नहीं उसका, नहीं, कोई क्राइटेरिया कोई नहीं। एलिजिबिलिटी, कोई क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। सरकार जिसे चाहे वक्फ बोर्ड का जिसे चाहे चेयरमैन बना दे। जिसे चाहे कर दे। मैं कह रहा हूं ना कि एक छोटी सी चीज, जी सारे वक्फ बोर्ड राज्य सरकार के अंडर आते हैं, चेयरमैन राज्य सरकार खुद अपॉइंट करती है, बिल्कुल। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वक्फ बोर्ड कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सरकार के अंडर चलती है और सरकार के बनाए हुए नियम और कानूनों पर चलती है। बिल्कुल। ठीक, इवन वक्फ बोर्ड को तो इतना भी अधिकार नहीं है कि अगर स्टाफ कम हो जाए वो स्टाफ रख ले, फिर राज्य सरकार को लिख कर देना पड़ेगा कि स्टाफ कम है। बाकायदा फाइल चलेगी, हाँ रेवेन्यू से मंजूर होगा, हाँ, और वही जो प्रोसेस होता है गवर्नमेंट जॉब का, सेम सरकारी प्रोसेस, जैसे भर्ती निकलती है, सेम वैसे प्रोसेस, ही वक्फ बोर्ड के लिए भर्ती निकलती सेम प्रोसेस है। है। अच्छा, अभी आपको याद होगा अमानतुल्लाह ने अपने टाइम में कुछ आदमी रख लिए, करीब 100 आदमी, क्योंकि स्टाफ कम था वक्फ बोर्ड में, और वक्फ की प्रॉपर्टियों की का सर्वे करने के लिए और ये देखने के लिए कहाँ कहाँ कितना कितना किराया है लोगों का, इसके लिए आदमी की ज़रूरत है, तो उसने आदमी रख लिए। उसी बात को लेकर अमानतुल्लाह पर केस चला हुआ है कि साहब आपने ये इलीगल कर लिया, और बल्कि उस स्टाफ को हटा भी दिया गया। ठीक, 2-3 साल उनको सैलरी मिली, उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन उनको हटा दिया गया इसी बेस पर। क्योंकि नियम के विरुद्ध हो गया ये। नहीं, वो था नियम के, वक्फ जो वक्फ की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी बनती है, हाँ, उस बॉडी को कुछ इख्तियारात हैं, कुछ अधिकार हैं, हाँ कुछ अधिकार हैं, कुछ लोगों को अपॉइंट कर उनमें सकते से उनमें से ये भी अधिकार है कि अगर वक्फ के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हो जाए, हाँ, तो उस रेजोल्यूशन की वजह से आप ये काम कर लोगों को सकते नौकरी पर रख सकते हैं। कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि 1/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, मेंबर्स की 1/3 मेजोरिटी अगर है तो लोगों को नौकरी पर रखा जा सकता है, रखा जा रेजोल्यूशन सकता पास हो है। जाएगा। लेकिन अमानत भाई ने जो किया, हाँ, उसमें कहीं ना कहीं वो 1/3 वाला नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, और उसी की वजह से आके वो फंस गए। क्योंकि ज़्यादातर लोग गवर्नर की तरफ थे, वो अपना हाथ इधर देना नहीं चाहते थे, कुछ लोग नौकरी पेशा भी होते हैं उसमें। तो वो कुल मिला के ये है कि वक्फ को पूरा इख्तियार नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को है। दूसरी बात ये मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, असीमित शक्तियाँ कुछ भी नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्तियाँ होती तो मैंने आपको जैसे दिल्ली का उदाहरण दिया कि 50 बीघा ज़मीन ये सरकारों के पास है, वक्फ बोर्ड नहीं ले पा रही है, ना किराया देते हैं ना जमीन वापस आती है। डीपीएस स्कूल दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह पर है, ओबराय होटल दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह पर, उसके बाकायदा डॉक्यूमेंट कागजात हैं, 1970 का गजट है, 1970 का गजट है, और इस तरह की प्राइम लोकेशन की बेशुमार प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज क्या वक्फ ने किराए पर दी हुई हैं? क्या इनका किराया मिलता है या किराया भी नहीं नहीं मिलता, किराया भी नहीं मिलता, किराया भी नहीं मिलता। कैसे? अगर कागजात आपके पास है तो आपको कुछ तो मिलना चाहिए। देखिए असल में क्या है कि वक्फ बोर्ड में जो लोग आते हैं वो सरकार के नुमाइंदे होते हैं। सरकार ये कहते कि भाई ये मेरा आदमी है, ये जो कर रहा है इसको करने दो, अगर इसको रोकोगे तुम्हें हटा दिया जाएगा, तुम्हें भगा दिया जाएगा। उसको डर ये रहता है कि मैं चेयरमैन से तो हटूंगा ही हटूंगा, मुझे पार्टी में भी जगह नहीं मिलेगी फिर। इस डर से चेयरमैन खामोश रहता है, कब्जे हो जाते हैं, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा उनको भी चली जाती है, कुछ सरकार को चली जाती है, वक्फ बोर्ड को कुछ नहीं मिलता। और ये करीब करीब हर राज्य में सिस्टम ऐसा ही है, हर राज्य में ऐसे ही होता है। तो अगर असीमित शक्तियां होती वक्फ बोर्ड के पास तो ये प्रॉपर्टी का इस तरह नाजायज इस्तेमाल नहीं होता, अगर असीमित शक्तियां होती। दूसरे एक और एलिगेशन लगता है वक्फ बोर्ड के ऊपर कि जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख देता है वो उसकी हो जाती है। ये असीमित शक्तियों की वजह से ही हो सकता है। एक प्रॉपर्टी, मैं कहता हूं गजट के अलावा, जो 1970 के गजट में तमाम प्रॉपर्टीज हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसके अलावा एक प्रॉपर्टी बताए कोई आदमी कि ये वक्फ बोर्ड की नहीं है और वक्फ बोर्ड ने इसके ऊपर दावा कर दिया, जो दावे हैं सब झूठे हैं, वो राजनीति से प्रेरित दावे हैं। कैसे? सपोज कीजिए, आपको याद होगा एक खबर चली कि साहब एक 1500 साल पुराना मंदिर है तमिलनाडु में, उस पर दावा कर दिया वक्फ बोर्ड ने। तो वहां का जो चेयरमैन है वो बीजेपी पार्टी से मुतासिर है, उसने एक खबर बनाने के लिए कर दिया, हालांकि 1500 साल पहले तो बोर्ड भी नहीं था। 1400 साल पहले मोहम्मद साहब जब आए दुनिया में, जब आए और उन्होंने इस्लाम को फैलाया, उस वक्त वक्फ की शुरुआत हुई।
1400 साल पहले। दर्शकों के लिए बता दूं, वक्फ मतलब दान। वक्फ मतलब दान। वक्फ का मतलब ये होता है कि हम अपनी किसी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर दे दें और ये कहें कि इस मेरी प्रॉपर्टी से गरीबों को, धार्मिक यतीमों कार्य को, किए बेवाओं जाएं, को, समाज सुधार के लिए किए जाएं, समाज सुधार सेवा के लिए किए हाँ, जाएं। समाज ठीक। सुधार के लिए किया है, उसको वक्फ कहते वो हैं। वक्फ हो गया। वो वक्फ अल्लाह होती है, उसको आप बेच नहीं सकते। ठीक, यानी कि अगर वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन दान करूं जी जी, तो वक्फ बोर्ड उसे बेच नहीं सकता, वक्फ बोर्ड क्योंकि उसे ये बेच अल्लाह नहीं के सकता। नाम पर दान की गई बिल्कुल, जमीन है। बिल्कुल। इससे सिर्फ समाज सेवा हो सकती है। समाज सेवा हो सकती है, उससे किराया लेकर आप उसको किराए पे दे सकते हैं। हाँ। अच्छा, पहले क्या था, एक सिस्टम और भी था जो 1995 में जब अमेंडमेंट आया तो उसको ख़त्म किया गया। 99 साल का पट्टा चलता था। तो अक्सर प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो 99 साल के पट्टे पे चल रही हैं। ठीक। अच्छा, उनका जो किराया है वो भी जो का तो चल रहा है, क्योंकि 99 साल का पट्टा है। यानी कि आज जो किराया तय कर दिया वो 99 साल तक ऐसे रहेगा, 99 साल तक ऐसे कोई रहेगा, बदलाव नहीं हो सकता। कोई बदलाव नहीं। ये अंधेरगर्दी है और वक्फ बोर्ड के साथ और मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है ये। यानी मुसलमानों को कहीं ना कहीं आपको दबा के रखना है, मुसलमान उभर ना जाए। आप सोचिए इस बात को, दिल्ली के अंदर 50 बीघा ज़मीन अगर उसका किराया आज के सर्किल रेट के हिसाब से मिल जाए, हज़ारों करोड़ सालाना किराया मिलेगा। और हाल ये है कि यहाँ तो सैलरी भी नहीं आ पा रही है। यहाँ सैलरी भी नहीं आ पा रही है। यानी कि वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह की धारणाएं बनाई गई हैं और जो बातें की जा रही हैं, उसका दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए। ये तुष्टीकरण है। बीजेपी हिंदू वोटों को साधने के लिए मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, इनका सहारा लेती है और वक्फ बोर्ड भी उसी के अंडर में है। तो वक्फ बोर्ड को बदनाम करने के लिए इस तरह की चीज़ें लाई गई हैं। अच्छा, फिर उस पर यह कि साहब सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हमने कहा ठीक है, बनाओ, सनातन बोर्ड भी बनाओ, सिख बोर्ड भी बनाओ, ईसाई बोर्ड भी बनाओ, पादरी, हमें क्या एतराज़ है? हमें कोई एतराज़ नहीं। सनातन बोर्ड कैसे बनेगा? हमारी तो प्रॉपर्टीज़ हैं जो दान की प्रॉपर्टियां हैं, सनातन में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं। दूसरी बात ये जो कहते हैं कि 9 लाख एकड़ ज़मीन हो गई, वो 3.5 लाख 4 लाख थी, 9 लाख एकड़ हो गई। असल तो वो 9 लाख एकड़ हुई नहीं। वो हुआ ये कि एक प्रॉपर्टी है, सपोज़ कीजिए मैं जहाँ पहाड़गंज में रहता हूँ मस्जिद में, वो 1116 एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी का नाम है 1116, लेकिन उसमें 10 दुकानें हैं। जब उसका सर्वे हुआ तो पता चला कि 10 दुकानें हैं। अब 10 दुकानें जब 10 किराएदारों को अलग अलग दी जाएंगी तो उन पे नंबर भी डाला जाएगा, 1115, 1112, 1113, 10 नंबर डलेंगे। तो वो एक प्रॉपर्टी की 11 प्रॉपर्टी इन्होंने लिख ली कि साहब ये तो 11 प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, प्रॉपर्टी वो एक है, लेकिन बीजेपी ने उसको 11 बना दिया। आप बताइए, जो 1970 के गजट में प्रॉपर्टी हमारे पास है, उस पे हम मकान दुकान बना के ही तो किराए पे दे सकते हैं। यही रेवेन्यू है हमारा। अगर एक प्रॉपर्टी में 10 हमने दुकानें बना के दे दी तो प्रॉपर्टी तो एक ही है ना, उसको 11 को काउंट कर रहे हो आप। इसलिए 3.5-4 लाख को 9 लाख बताते हैं। दूसरी बात ये कि अगर मान लिया जाए, चलिए मान लेते हैं कि 9 लाख एकड़ ज़मीन है, साउथ में चले जाइए, एक एक मंदिर आपको ऐसा मिलेगा जिसपे 12-12 लाख और 14-14 लाख एकड़ ज़मीन है। एक एक मंदिर ऐसा मिल जाएगा। और ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनके जब दान पेटी खुलती है तो महीनों तक उसकी गिनती होती है। पर वही तो हिंदू भी कह रहे हैं कि ये मंदिर भी हमारे कंट्रोल में कहाँ है, मंदिर तो सरकार के कंट्रोल में है। तो लीजिए ना अपने कंट्रोल में, हम कब मना कर रहे हैं? यही तो सनातन बोर्ड के पीछे की जो मांग है, आपने कहा कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यही तो सनातन बोर्ड के लिए मांग है कि सारे मंदिर जो हैं वो सरकार के कंट्रोल से हटाकर सनातन बोर्ड के कंट्रोल में। सर, इसीलिए सनातन बोर्ड नहीं बन सकता, क्योंकि वो जो अरबों खरबों का टर्नओवर है सरकार दान आ रहा है, वो तो खत्म हो जाएगा ना। बीजेपी में गारंटी के साथ कह सकता हूं सनातन बोर्ड नहीं बनाएगी। इसलिए नहीं बनाएगी कि वो अरबों खरबों का जो दान है, जो पैसा मिलता है मंदिरों से, वो सनातन बोर्ड देखेगा, फिर सरकार को थोड़ा ही मिलेगा। नहीं, फिर वो सनातन बोर्ड का चेयरमैन भी तो सरकार ही बनाएगी, जैसे वक्फ बोर्ड का बनाती है। सनातन बोर्ड का चेयरमैन बनेगा, लेकिन देखिए, एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, उसमें फ़र्क आ जाता है। अभी डायरेक्ट सरकार के अंडर में है, फिर वाया सनातन बोर्ड होगा तो उसमें बहुत फ़र्क आ जाएगा। वक्फ बोर्ड है अंडर में, लेकिन कुछ पावर्स हैं वक्फ बोर्ड को भी,
वही पावर्स इनको भी देनी पड़ेंगी। जैसे कि क्या क्या पावर्स होती हैं? अब जैसे मैंने कहा कि रेजोल्यूशन पास करने से वो अपनी किराएदारी बढ़ा सकते हैं या किसी आदमी को अपॉइंट कर सकते हैं, इस तरह की उनको भी देनी पड़ेंगी। तो वो डायरेक्ट सरकार के अंडर में नहीं रहेगा ना, सरकार के अंडर से निकल जाएगा। असल में क्या है, कुछ हिंदू धर्मगुरु इस आवाज़ को सिर्फ इसीलिए उठा रहे हैं कि अब आवाज़ उठा दो, गर्म मामला है, सनातन बोर्ड मिल जाएगा और ये अंधा खाता जो सरकार की तरफ जा रहा है हमारी तरफ आ जाएगा। जो लूट सरकार मचा रही है हम लूटेंगे। यहां क्या है, वक्फ बोर्ड में लूटने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, पर जमीन तो है। जमीन है, वो सरकार के अंदर में है। एक बात ये कही जाती है कि एग्जैक्टली कितनी जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल हिसाब किताब है। जिस सरकार ने 1970 का गजट बनाया, तो क्या सरकार के पास वो सारे कागजात नहीं है? सरकार ने बनाया ना। नहीं, 1970 में बहुत सारी जमीनें जो दान की गई उन पर केस चल रहे हैं। लोगों ने दावे कर दिए कि जिस शख्स ने जमीन दान की है, एक्चुअली तो जमीन भी उसके नाम पर नहीं है, उसने बिना अपनी जमीन हुए ही जमीन को दान कर दिया। और फिर क्योंकि जमीन को दान कर दिया गया तो वक्फ बोर्ड ने दावा करना शुरू कर दिया कि साहब ये जमीन हमारी है, और जो असल मालिक है फिर वो कोर्ट में केस लड़ रहा है। देखिए, 1970 का जो गजट बना वो एक कमेटी की सिफारिश पे बना। अगर वो जमीन सरकार ने वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर कर दी और उसमें कुछ भी फॉल्ट है, तो ये वक्फ बोर्ड का तो फॉल्ट नहीं है, ये तो या तो सरकार का फॉल्ट है या उस कमेटी का फॉल्ट है। वक्फ बोर्ड का तो कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड को तो आपने वो जमीन हैंड ओवर कर दी कि साहब ये जमीन आपकी है। तो अब वक्फ बोर्ड पे कैसे इल्जाम लग सकता है कि साहब वक्फ बोर्ड कब्जा करे बैठा है? भाई, दी तो हमें सरकार ने है ना। अब सरकार ने अगर गलत दी है तो फाइल खोलो आपको कांग्रेस सरकार ने गलत किया है, वक्फ बोर्ड ने कहां से गलत कर दिया? 1970 के गजट की तमाम फाइलें, सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं। आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है सब सरकार की दी हुई, सब सरकार की दी हुई है, इसके अलावा 1 इंच जमीन। कोई शख्स आकर जो दान करता है प्रॉपर्टी, वो तो जाती है ना सीधी। मिलेनियम पार्क देखा है आपने? मिलेनियम पार्क, ये सब वक्फ बोर्ड की जमीन हुआ करती थी। शीला सरकार के टाइम में हारून यूसुफ ने सरकार को दे दी, कुछ पैसा वो खा गया और अब पार्क बना हुआ है। वजीराबाद, वक्फ बोर्ड चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को सरकार के नाम कर सकता है, कब्जा। वो बेचना नहीं होगा, लेकिन कब्जा बेच नहीं सकते आप सर, उसे कहते हैं कब्जा। हाँ, तो कब्जा तो इलीगल हो गया। आंख बंद करके बैठ गया और कब्जा हो गया, बात खत्म। और कब्जा हटवाया नहीं जा सकता। सरकार का कब्जा कौन हटवाएगा? मैं जब सरकार की तरफ से अपॉइंट होके आ रहा हूं तो सरकार के खिलाफ कैसे लड़ लूंगा मैं? अगर यही वक्फ बोर्ड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह आजाद होता तो फिर 1 इंच जमीन कब्जा नहीं होती। चूंकि सरकार के अंडर में है इसलिए सब कुछ हो रहा है, चेयरमैन आंखें बंद कर लेता है। दूसरे ये है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वक्फ बोर्ड पर तो ऑलरेडी सरकार ही सब कुछ कब्जा करके बैठी है, कंट्रोल सरकार कर रही है। सरकार तो फिर वक्फ बोर्ड में बदलाव लाने की जरूरत क्या पड़ी सरकार को? तो फिर तो सिस्टम बढ़िया ही चल रहा था। देखिए, सरकार बदलाव नहीं लाना चाहती। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, सरकार बदलाव के नाम पे तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आप कह रहे हैं जो बिल लेकर आए हैं ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, कुछ नहीं, जेपीसी में भेजा गया, कुछ नहीं होगा। नहीं, जो वक्फ की थोड़ी बहुत जो उसके पास पावर थी, हाँ, वक्फ बोर्ड के पास, उसको खत्म करेंगे ये। जैसे 370 खत्म थोड़ा ही हुआ है। ये जो चिल्लाते हैं 370 खत्म कर दिया, खत्म, कोई भी कानून जो पार्लियामेंट से पास हो जाता है, कोई भी एक्ट, उसको आप खत्म कर ही नहीं सकते। ये भी लॉ है, ये भी संविधान है। उसको कमजोर कर सकते हैं आप, उसको अधमरा कर सकते हैं कि वो एक्टिव ना रहे, अनएक्टिव हो जाए। जोड़कर या घटाकर? घटाकर, जोड़कर, जैसे भी। उसमें से बहुत सारी चीजें कांग्रेस ने पहले ही खत्म कर दी थी 370 में से। इन्होंने सिर्फ एक क्लोज था जो 35A है कि साहब वहां कश्मीर में कोई भी आदमी दूसरी जगह का जाके जमीन नहीं ले सकता। इन्होंने सिर्फ उसको खत्म किया है। भारत का संविधान और केंद्र सरकार की योजनाएं, ये सब भी तो था। नहीं, कुछ नहीं किया इन्होंने। कहाँ मिल पाता था आरक्षण? इन्होंने सिर्फ एक काम किया है। दलितों को आरक्षण नहीं मिल पाता था। अरे सर, इन्होंने सिर्फ एक काम किया जो मैं बता रहा हूँ, सुनिए, कि वहां जमीन ले सकता है आदमी जाके, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बाकी सब एज इट इज है। केंद्र सरकार की योजनाएं तो लागू नहीं हो पा रही थी। कहाँ? दलितों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा था जम्मू कश्मीर में। नहीं, वो 370 की वजह से थोड़ा ही। किस चीज ने रोका हुआ है? वो तो सरकार, ये तो सरकार का मामला। अब देखिए, एक बहुत बड़ा फेलियर मैं आपको बताता हूँ।
जगमोहन सरकार में जो माइग्रेट हुए कश्मीरी पंडित वहाँ से, सरकार थी जगमोहन की। इल्ज़ाम लगता है मुसलमानों के ऊपर कि सब मुसलमानों ने खदेड़ दिया पंडितों को। जगमोहन उस वक्त गवर्नर थे वहाँ, फुल एंड फाइनल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, हर चीज़ का मालिक जगमोहन थे। और उस वक्त में कश्मीरियों का माइग्रेट हुआ, तो कश्मीरियों का माइग्रेट होने में सरकार का हाथ हुआ ना। नहीं, पर भगा कौन रहा था? सरकार उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। नहीं, ले तो सकती थी, पर भगा रहा कौन था? आज सरकार ने एक्शन लिया ना। मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक गई, ठीक, चूक गई नहीं, हाँ, लेकिन बहुत भगा बड़ा कौन फेलियर रहा है सर। आप मुझे एक चीज बताइए, हाँ। ये लोग कहते हैं कि जिहाद खत्म हो गया कश्मीर से, पत्थरबाज खत्म हो गए, हुआ ना? किसने किया? सरकार ने किया ना। अगर सरकार अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करे तो क्या नहीं हो सकता। अगर जगमोहन उस वक्त में अपनी ताकत का, अपनी पावर का इस्तेमाल करते तो नहीं हो सकता था क्या कि माइग्रेट ना हो कश्मीरी? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सरकार का फेलियर बिल्कुल कोई मना नहीं कर सकता। अगर वो भीड़ निकली, लोगों को मार रही थी, वहां से भगा रही थी, तो सरकार को रोकना चाहिए था। सरकार के पास पूरी ताकत है, बल प्रयोग करना था, वो नहीं हो पाया। पर प्रश्न ये भी तो रहेगा ना कि अपने ही देश में एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी क्यों भगा रही थी? नहीं भगा रही थी, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, वो सब सरकारी तंत्र मंत्र का मामला था। मुसलमान अब क्यों नहीं भगा रहे हैं कश्मीरी वहाँ हिंदुओं को वहाँ से? नहीं, पर उस वक्त क्यों भगाया, प्रश्न ये रहेगा ना। नहीं, मुसलमानों ने नहीं भगाया। तो फिर किसने मैं फिर सरकार ने भगाया, जगमोहन ने भगाया। उसका एक और इस तरह समझिए आप उसको, अगर मुसलमानों ने उस वक्त में भगा दिया, आपने 370 हटा दी, 11 साल आपकी हुकूमत को हो गए, एक भी कश्मीरी पंडित को बसाया आपने जाके? फेलियर है फेलियर। अच्छा, सरकार का तो फेलियर हो गया और मुसलमानों ने भगा दिया। नहीं भगा भाई, ये तो दोहरा मापदंड हुआ ना। मस्जिदों से जो नारे लगाए गए, नहीं लगाए गए, मुझे रिपीट तो नहीं करना, आपको पता है वो नारे सर नहीं लगाए गए, सब झूठा। ये ऐसा ही प्रोपेगेंडा है जैसे वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्तियां हैं। तो कई कश्मीरी पंडितों ऐसा को ही हमने इसी पॉडकास्ट में सुना है, उनकी कहानियों को सुना है, उन्होंने क्या अनुभव किया, ना वो सरकार से जुड़े हैं ना किसी पार्टी से जुड़े हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, आज कश्मीरी पंडितों को जो वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ मिल रहा है, आपको पता है? नहीं, बताइए क्या क्या वीआईपी ट्रीटमेंट है उनको यहाँ। क्या है? जैसे एक आदमी बाहर से कोई सरकार, किसी भी सरकार का नुमाइंदा आता है, वो जो ट्रीटमेंट उसको मिलता है वही सेम सरकारी पंडितों को यहाँ सरकार दे रही है, इसलिए कि वो माइग्रेट होकर आए हैं। आप पढ़िए, उसको देखिए, ये सरकार बाकायदा उनको वही ट्रीटमेंट दे रही नहीं, पर वो अपने घर में वापस नहीं बस पाए कश्मीर जाकर। बसा नहीं, सरकार ने बसाया नहीं, और आज वो बसना भी नहीं चाहते, क्योंकि आज जो सहूलतें उनको यहाँ सरकार दे रही है माइग्रेट होने के नाते, कल अगर वो अपने घर पे चले गए वो सहूलत तो नहीं मिलेगी। नहीं, पर घर तो उनके वहीं थे और वादा तो यही था कि उनको वहीं बसाया जाएगा। तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ, सरकार का फेलियर एक जगह नहीं है, सरकार के फेलियर 10 जगह है। कश्मीर से पंडित भागा तब भी सरकार का फेलियर है। आज आपकी सरकार, चलो मैं मानता हूँ कांग्रेस ने नहीं किया, और उस वक्त भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जगमोहन मिनिस्टर थे, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जगमोहन के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त फेलियर आपका। आज भी सरकार आपकी है, 370 भी आप कह रहे हैं ख़त्म कर दिया हमने, तो बसा दीजिए ना वापस जाके, कौन रोकेगा आपको? बताइए कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप नहीं बसाएंगे, उन पंडितों पर सियासत करेंगे आप, उन पंडितों का नाम लेकर मुसलमानों को डराएंगे, मुसलमानों को जलील करेंगे, और मुसलमानों को पूरे वर्ल्ड में ये जताने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान आतंकवादी होता है। नहीं, आतंकवादी होता है ये कहना गलत है, लेकिन ये बात तो दुनिया ने देखी है, कश्मीरी पंडितों की ज़बानी सुनी है, उनके अनुभव को सुना है कि किस तरीके से उनको घरों से हटाया गया, उनके घर जलाए गए और वो मजबूर हुए वहां से छोड़ने के लिए उस जगह को। नहीं, सरकार का फेलियर इसमें बिल्कुल है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को भगा रही है, ये भी तो सच्चाई है। सर मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ ऐसा, 101% नहीं हुआ। मैं फिर कहता हूँ, आज भी कश्मीर वहीं है, आज भी हिंदू मौजूद हैं कश्मीर में, कौन भगा रहा है उनको? कोई नहीं भगा रहा है। वो दौर नहीं रहा ना। दूसरे ये आपने 35A ख़त्म कर दिया, एक आदमी का नाम बताओ जिसने ज़मीन ले ली हो जाके, एक आदमी का नाम बताओ। नहीं, ये तो अच्छी बात है ना, तो आपकी इच्छा पर आप जमीन लेनी है कि नहीं लेनी, ऐसा कोई सामने आया क्या सवाल मैं ये, जमीन लेने जा रहा हूं और किसी ने रोक लिया? नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, सवाल ये है कि आपने उसको हटाया ये कहकर 370 ख़त्म कर दिया हमने। 370 बहुत बड़ा एजेंडा था बीजेपी का शुरू से। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये एजेंडा था, उस एजेंडे को आपको बरकरार रखना है।
इसलिए आप 370 को हटाने के बावजूद भी कश्मीरियों को नहीं बसा रहे हैं। जब आपने 370 को हटा दिया और 35A ख़त्म हो गया, ज़मीन ले सकते हैं, तो बीजेपी के लोगों को ही लेना चाहिए था जाके कम से कम, आरएसएस के लोगों को लेना चाहिए था जाके कम से कम। सवाल ये है कि मेरी ज़मीन है, मैं बेचूंगा तब लोगे ना आप। आपने 370 हटा दिया, ठीक बात है, हटा दिया आपने, ठीक है, कोई बात नहीं। या तो सरकार बेचे या कोई व्यक्ति बेचे। नहीं, सरकार की जमीन होगी तो ही सरकार बेचेगी ना। दोनों में जब से जमीन मेरी है हाँ। तो मैं तो नहीं बेच रहा जो हूँ। प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनर बेचेगा। मैं तो नहीं बेच रहा हूँ, तो क्या कर लेगी सरकार? नहीं, लेकिन हक तो है, 370 भाई मेरे पास पहले विकल्प ही नहीं था, आज विकल्प तो है। सर, दिल्ली में विकल्प है, पहले से है। मेरे पास एक मकान है, मैं नहीं बेचना चाहता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, भले ही आप लेकिन अगर आपको मैं कानून बनाकर कह दूं कि आप अपनी जमीन नहीं बेच सकते, फिर ये भी सरकार का ही काम है ना। तो वही तो हटाया गया। 370 की अपनी पॉलिसीज होती है। अच्छा, 370 को लागू किसने किया? कश्मीरी मुसलमानों ने। किसने बना ये एक्ट? किसने बनाया? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो सरकार ने बनाया, सरकार बनाती है, कांग्रेस संसद में सरकार। बनता है। अच्छा, कांग्रेस सरकार मुसलमानों की सरकार तो नहीं थी? कोई प्राइम मिनिस्टर मुसलमान रहा हो तो बताओ, कोई होम मिनिस्टर मुसलमान रहा हो तो बताओ। मुफ्ती सईद कुछ दिन के लिए रहे जनता दल सरकार में। ठीक है, आप जानते हैं इसका आंसर क्या कर रही है बीजेपी? हाँ। इसका आंसर यही तो कर रही है ना कि पहले की सरकार तुष्टिकरण में थी, हम आ गए हैं, और आज क्या हो रहा है? हम पूरे भारत को एक करके देखना चाहते हैं। आज क्या हो रहा है? तुष्टिकरण। हटा दिया ना कानून, कोई जमीन खरीद सकता है। अगर आपको, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई जमीन बेचेगा तो आप खरीदेंगे, लेकिन अगर पहले तो विकल्प ही नहीं था। अगर आपको तुष्टिकरण नहीं करना तो पंडितों को बसा दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ बसाना चाहिए था, यही वादा था और बिल्कुल बसाना चाहिए आप था। तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा से एक सवाल कर लिया एक पत्रकार ने कि साहब, गाय को काटना बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? मैं कह रहा हूं कि होना चाहिए। नहीं, पर वो सीएम, उनके पास कानून बनाने का हक है ना। मैं वही विधानसभा में कम से कम मैं वही कह रहा हूं, सकते हैं। मैं वही, उस पत्रकार ने यही सवाल किया, भाई आपकी सरकार है तो क्यों नहीं बंद होना चाहिए अभी तत्काल प्रभाव से? फिर वही जवाब, नहीं मैं कह रहा हूं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? भाई आप करिए ना उस काम को। जब आप पंडितों का नाम लेकर मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं तो आज तो 35A भी नहीं है, सरकार भी आपकी है, आपका पूरा कंट्रोल भी आज कश्मीर के ऊपर आपका है, तो बसा दीजिए। कश्मीरी पंडितों को बसना चाहिए था। नहीं, बसना नहीं चाहिए, बसाना चाहिए था। मैं आपकी सरकार बात से एग्री कर रहा हूं, होना चाहिए था और नहीं कर पाई है सरकार। क्यों नहीं कर पाई? फेलियर है बहुत बड़ा। बिल्कुल फेलियर है। तो हिंदुओं को समझनी चाहिए ये बात। नहीं तो बिल्कुल समझ में आती है। जम्मू कश्मीर में कहां बहुमत मिला? फिर हिंदू क्यों वोट देता है? नहीं तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बहुमत ऐसी कहां झूठी मिला? सरकार को हिंदू वोट क्यों देता है? मैं ये कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कहां बहुमत मिला? किसकी सरकार है आज? उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर। बहुमत तो केंद्र में भी नहीं मिला। नहीं तो उनको सहयोग करने वाली पार्टियां आई ना। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप हिंदुओं की पार्टी हैं तो आप हिंदू की पार्टी समझ के हिंदू वोट दे रहा है आपको कि भाई ये मेरी पार्टी है। एक कानून कोई मेरा हिंदू भाई मेरे सामने आके बैठ के बताए, आप भी नॉन मुस्लिम हैं, आप मुझे बताएं हिंदुओं के लिए क्या किया? नहीं तो क्यों बनाएंगे? वो तो कह रहे हैं ना, सब कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, किसी धर्म के लिए क्यों कानून बनाना? हमारे लिए तो बनाया, ट्रिपल तलाक बनाया ना। नहीं तो ट्रिपल तलाक कुरीतियों को दूर करने के लिए। नहीं, कुरीति थी नहीं तो क्या था? वो पहले से नल एंड वाइट था। आप कह रहे ट्रिपल तलाक है ही नहीं, आज भी ऐसे केसेस आते हैं सामने जहां पे लोग ट्रिपल तलाक। देखिए, शरीयत में भी नल एंड वाइट है वो। तो फिर कैसे दे रहे थे? आपके सामने क्या ऐसे केस नहीं आए कि व्हाट्सएप पर लोगों ने 3 तलाक दे दिया, फोन पर 3 तलाक दे दिया? हमारे पास तो कई ऐसी महिलाएं स्टूडियो में आई हैं। मेरे भाई एक बात बताइए, आप सरकार रेप पर कानून बनाती है, बनाती है, रेप होना बंद हो जाते हैं ना? चोरी पर कानून है? नहीं तो कानून नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं चोरी पर कानून है। नहीं बिल्कुल है, होती है चोरी जी। तो सरकार ने अगर ट्रिपल तलाक पर कानून बना दिया तो क्या आप ट्रिपल तलाक नहीं हो रहे? नहीं तो डर नहीं होगा? क्या डर? एक्शन नहीं लिया जा सकता? कैसे होगा? अगर आप अब सुनिए, क्या किसी रेप के दोषी को सजा मिलती है कि नहीं मिलती है? बिल्कुल। तो बिल्कुल। फिर देखिए, कानून नहीं होता तो सजा ही नहीं मिलती। नहीं, मैं बताता हूं आपको। इन्होंने जो ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया उसमें एक बहुत बड़ी कमी जिसको हिंदू भाई नहीं समझ रहा है या मुसलमान औरतें नहीं समझ रही हैं, वो ये है कि मुसलमान औरत जिसको तलाक दी जाएगी वो ये साबित करेगी कि इसने मुझे तलाक दी है। वो ये साबित करेगी। लड़का तो कह देगा मैंने दी नहीं। कैसे तो साबित? फिर आपको उसको एक्सेप्ट करके अपने घर में रखना भी तो पड़ेगा। फिर किसको रखेगा? तो फिर तलाक का मतलब क्या है? बहुत सारे
यही आप ये चीज कह रहे हैं तलाक देने के बाद भी वो व्यक्ति अपने आप पति यही पत्नी साथ रहेंगे। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। हाँ। देखिए, आज भी ऐसे लोग हैं, हिंदुओं के अंदर भी हैं, मुसलमानों के अंदर भी हैं। हिंदुओं में 22 लाख महिलाएं अबेंडेड हैं, 22 लाख, बहुत बड़ा आंकड़ा है। मुसलमान में नहीं है इतना। नहीं, पर कानून है कि नहीं है? कानून है, तो कानून होने के एक्शन हो बावजूद सकता है ना। उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं तो इंसाफ अदालत में जाते हैं, किसने बोला आपको इंसाफ? जा रही है, दर दर की ठोकरें खा रही नहीं हैं। तो अदालत किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए। आप फिर इस देश की जुडिशरी में जो दिक्कतें हैं आप उसकी बात कर रहे हैं, ये एक अलग मैटर है। नहीं 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 नहीं, वैसे तो हमारे देश में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है अदालतों में। ये अच्छा पेंडिंग है। हाँ। 3.5 करोड़ पेंडिंग है। मैं आपकी जानकारी के लिए। निचली अदालतों में सब। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिला दे तो 5 करोड़ हो जाता है। लेकिन मस्जिद में फैसला देने के लिए वक्त है उनके पास। नहीं तो वो तो समय पर सबका फैसला आता ही है। आप अब क्या बताइए चाहते मुझे, हैं कि वक्त पर अदालत फैसला मस्जिद का सर्वे कराएंगे? नहीं तो आपको जेल से नहीं निकालेंगे। नहीं आप जेल में सड़ रहे हैं 10 साल, आपको जेल से जज नहीं निकालेगा। गलत है। वो तारीख पर तारीख देगा। लेकिन मस्जिद का सर्वे के लिए फाइल लेके जाऊं तो 1 मिनट में ऑर्डर करेगा, जाओ सर्वे करो। आप ये कह रहे हैं कि इस देश की जुडिशरी मुसलमानों से भेदभाव करती है? नहीं, इस देश की जुडिशरी अंडर इन द सरकार है। तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे बता देता है सुप्रीम कोर्ट? सरकार को तो बड़ा अच्छा लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड। कुछ फैसले सरकार कोर्ट दे रही है, अच्छे भी दे रही है, हम उनको डिनाई नहीं करते। ये तो गलत हो गया ना, जहां आपको लग रहा है ये फैसला ठीक है, आप कह रहे हैं यहाँ अदालत ठीक है। आप मुझे आप कह रहे हैं मस्जिद का सर्वे करवा रही है अदालत खराब। अच्छा, आप मुझे बताइए, एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं। कोर्ट में ये चीज साबित हो जाए कि साहब ये कब मेरा है, साबित हो जाए, और ये साबित हो जाए कि किसी ने इलीगल तरीके से इसको यहां रखा है, ठीक, तो उस पर फैसला वैसे ही आना चाहिए। बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया, कोर्ट ने 4 बातें मुख्य रूप से कही, आपने भी पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई। कोर्ट के जजमेंट में है ये बात। कोर्ट ने कहा 92 में जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, इलीगल तरीके से तोड़ा गया। कोर्ट ने कहा जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पढ़ा आपने? लेकिन लास्ट में क्या कह दिया कि मेरा एक विशेष अधिकार है 42, मैं उस विशेष अधिकार को इस्तेमाल करते हुए ये जगह राम मंदिर को देता हूं। और कोर्ट ने ये भी कहा बिना साक्ष्यों के दे दिया सर, और कोर्ट ने ये भी, हाँ बिल्कुल बिना साक्ष्यों के, क्योंकि सॉरी, कोर्ट ने ये भी कहा फैसले में, और बाकायदा ऐलानिया कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। ये भी कोर्ट के फैसले में है, पढ़िए आप जजमेंट। तो जब आपने ये कह दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, 1949 में गलत तरीके से मूर्तियां रखी गई, 92 में बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया, जिन्होंने तोड़ा कार्रवाई होनी चाहिए, फिर आपको क्या अधिकार है मंदिर को जगह देने का? आपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर लिया। ये हमारा संविधान है, संविधान से मिला ना, संविधान बिल्कुल, इसीलिए तो मुसलमान खामोश हो गया। तो मुसलमानों ने तो कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा, हम सही मानेंगे। सर, संविधान ने ये फैसला कोर्ट को दिया है, ये पावर दी है कोर्ट को, और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए जज ने फैसला दे दिया, मुसलमान खामोश हो गया, क्योंकि संवैधानिक था। लेकिन ये साबित होने के बावजूद कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, फिर भी जगह राम मंदिर को देना। दूसरी बात, जब ये लोग चिल्लाते थे, पहले तो कहा कि रामलला जो है प्रकट हो गए, जब वो 1949 में मूर्तियां रख दी गई। फिर कहा कि ये जो बीच का जो गुंबद है जहां मूर्ति रखी हुई है आज, 92 में तक जहां रखी हुई थी, कहा ये गर्भगृह है, रामलला यहां पैदा हुए। जी जी जी, बहुत बड़ा सवाल कर रहा हूं मैं आपको। राम जो है राजा दशरथ के बेटे थे, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, और राजा मंदिरों में और मस्जिदों में नहीं रहते थे पहले। नहीं तो जन्म स्थान कहा गया था, मंदिर थोड़ी कहा गया था। मैं वही तो कह रहा हूं ना, जन्म स्थान को मंदिर बनाना। सर जब जन्म हुआ, जब जन्म स्थान ही है, ये केस में भी जन्म स्थान का ही जिक्र है। सर मैं उसी बात को, मंदिर का जिक्र नहीं है। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूं ना, सुन तो लीजिए मेरी बात। ऐसा कोई सबूत है कि वहां राजा दशरथ का महल था? नहीं तो ये कोर्ट में क्या दिया गया फिर? कोर्ट में तो सिर्फ इस बेस पर लड़ाई लड़ी गई। देखिए, आपको याद होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, और उसमें के मोहम्मद की एक रिपोर्ट लगी थी, जो ASI के वो थे, क्या नाम, क्या एक ओहदेदार थे, किस पद पर थे मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कि साहब हाँ, ये जो कुछ चीज़ें मिली हैं
इनसे ऐसा लगता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है। एएसआई की रिपोर्ट में था। एएसआई की रिपोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको माना, और मानने के बाद ये कह दिया कि भाई आधी ज़मीन मंदिर को दे दो और आधी ज़मीन मस्जिद को दे दो। ये फैसला किसी को भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, और लोग को सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया कि साहब हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। हम ये कहना चाहते हैं, जब राजा दशरथ के महल को साबित कर दो, या तो वहाँ कि राजा दशरथ का महल यहाँ था, चूंकि राजा का बेटा महल में पैदा होगा, कहीं और तो होगा नहीं। दूसरी बात, जब आपने कहा कि ये बीच का गुम्बद गर्भगृह है, तो मंदिर वहीं बनना चाहिए था। मंदिर वहां तो बना ही नहीं। ये बात आपकी ठीक है कि मंदिर वहां बनना चाहिए था। फिलहाल जो टाइटल सूट था वो सुप्रीम कोर्ट में था। गर्भगृह समझते हो आप? मंदिर कहाँ बनेगा ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं तय करना था। सर ये आप सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर मैं अभी आस्था पर बात कर रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि हमारे लिए टाइटल सूट का मामला है। सर ये मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है। अच्छा, मेरी अब बात आप कह रहे हैं कि मंदिर वहां क्यों नहीं बनाया और उस जगह पर नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला नहीं करना था। सुनिए, आपकी आस्था के मुताबिक, हिंदू धर्म की आस्था के मुताबिक गर्भगृह में औरतों का भी प्रवेश वर्जित है? नहीं। हाँ, शायद मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाती औरतें। इतने सारे मंदिर के गर्भगृह आपने देखे? गर्भगृह में नहीं जाने देते औरतों को। ठीक है, गर्भगृह में नहीं जाने देते। ये बाकायदा आस्था के खिलाफ है। नंबर एक, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको हम शॉर्ट में इसलिए करते हैं क्योंकि पहले वक्फ बोर्ड की जो बात चली थी वो खत्म हो जाए, फिर मैं इस पर आ जाऊंगा। मैं एक ही मिनट में पूरी कर रहा हूँ। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, जब मेरी आस्था ये है कि ये मेरी मस्जिद है, यहाँ मेरी मस्जिद थी और आपने गलत कब्जा किया हुआ है, तो मेरी आस्था ये है कि ये जो मस्जिद है ये मस्जिद ही रहेगी हमेशा। हम आज भी उस जगह को मस्जिद ही मानते हैं, उस पर बन जाए कुछ भी। हमारी आस्था ये है कि जो मस्जिद थी मस्जिद रहेगी कयामत तक, जब तक प्रलय आएगा। मैं ये कहता हूं, जब आपकी आस्था के मुताबिक वो गर्भगृह था, तो मंदिर तो गर्भगृह के ऊपर बनना चाहिए था ना। आपने तो मंदिर वहां बनाया जो 67 एकड़ जमीन नरसिम्हा राव सरकार के टाइम में एक्वायर कर ली गई थी। मंदिर तो वहां बना, गर्भगृह क्यों छोड़ दिया? गर्भगृह तो मंदिर में आना चाहिए। तो ये हिंदुओं को धोखा देने के लिए सब खेल खेले जा रहे हैं। मैं इसलिए आपके सामने कहना चाह रहा हूं कि हिंदुओं को ये बातें समझनी चाहिए कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मंदिर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा तभी तो अयोध्या हार गए जी। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा तभी तो अयोध्या हार गए। कौन हार गया? अयोध्या कौन हारा? लोकसभा चुनाव। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि हिंदुओं को नहीं, आपने जम्मू कश्मीर का एग्जांपल दिया, मैंने आपको वहां भी कहा बीजेपी हार गई, अयोध्या में भी हार गई। बकौल एक समाजवादी प्रवक्ता के वो बार बार कहते हैं चैनल पे यही बात, वो कहते हैं कि राम जी ने नकार दिया इनको, अयोध्या हारे सो हारे, लेकिन केंद्र में भी हार गए जब बहुमत नहीं मिला। कहां तो 400 पार की बात कर रहे थे, कहां 240 पर। तभी तो आप कह रहे हैं ना कि हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, समझना चाहिए। पब्लिक बहुत समझदार है, समझना चाहिए। पब्लिक तो वैसे ही वोट, जो आप कह रहे हैं पब्लिक ने तो बिल्कुल वैसे ही वोट किया है जी, इसका मतलब पब्लिक बहुत समझदार है। लेकिन अभी भी थोड़ा और समझना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं कि सारे वोट धार्मिक वजहों से ही होते हो। सारे वोट धार्मिक वजहों से थोड़ी ना होते हैं। बीजेपी को मेरे आंकड़े के मुताबिक 60% वोट इन चीजों की वजह से मिलता है, क्योंकि एक धारणा बन गई कुछ लोगों के मन में कि बीजेपी सरकार और खासतौर नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, इन्होंने मुसलमानों को टाइट करके रखा हुआ है। हालांकि मैं कहता हूं आपके इस प्रोग्राम में, नहीं टाइट किया हुआ ना, नहीं किया हुआ ना टाइट। मुसलमान खुश है, लेकिन यही मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि नहीं, बुलडोजर तो सिर्फ मुसलमानों पे चलता है, टाइट किया हुआ। देखिए, उसको तो कोर्ट ने भी माना है। नहीं, क्या कोर्ट ने ये कहा कि आप मुसलमानों पर बुलडोजर चलाते हैं, हिंदुओं पर नहीं चलाते? कोर्ट ने ये कहा है, ये वाकईतन हुआ है, हिंदू के घर छूटे हैं और मुसलमानों त्यागी का घर नोएडा में तोड़ा गया। वो एक आदमी नंद गोपाल नंदी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। सुनिए, अगर मुसलमान के 500 घर टूट गए और 1-2 घर हिंदू का टूट गया, मुसलमान कोर्ट गया कह करके ये मेरा डॉक्यूमेंट है, साबित कर दिया उसने। उसी पे तो फैसला आया। नहीं सर, साबित नहीं कर पाया, कोई डॉक्यूमेंट देकर साबित नहीं कर पाया कि ये मेरा मकान था। आपको नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा यूपी गवर्नमेंट को नोटिस किया है और जुर्माना किया है। नहीं, मैं भी उस केस को और ये कहा है कि उस प्रॉपर्टी को बना के दो। नहीं, वो भी हिंदू की प्रॉपर्टी है। नहीं, मुसलमान की प्रॉपर्टी है। जहां गया वो हिंदू की प्रॉपर्टी। सर, मुसलमान की प्रॉपर्टी है। जितने मुसलमानों के घर टूटे मुसलमान की प्रॉपर्टी, उनमें से जो इस केस को पता किसने लड़ा है? हाँ जी, जमीयत उलमा हिंद ने लड़ा है जी।
जमीयत उलमा हिंद ने लड़ा है, वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी हैं और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको मुआवजा दिया जाए और ये घर जो का तो बना के दिया जाए। बिल्कुल 18 लाख रुपए के मुआवजे की बात की गई थी, मुझे याद है। मैं ये कह रहा हूं, अभी आपने कहा मुसलमानों को टाइट नहीं करके रखा योगी ने, हाँ बिल्कुल, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं, मतलब उन्हीं को टाइट किया। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। वो तो देश भर के लिए गाइडलाइंस है। बुलडोजर क्यों मना किया? बुलडोजर तो देश भर के लिए गाइडलाइंस अच्छा, है। बुलडोजर को मना क्यों किया? नहीं, मना कहाँ किया है? मना बिल्कुल मना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये जमीन सरकार की है, सरकार साबित करती है, तो सरकार उस पर एक्शन ले सकती है। अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे हैं? चल तो रहे हैं अभी भी, नहीं चल रहे हैं, कितने सारे केसेस में अभी भी बुलडोजर अब नहीं चल रहे हैं। अरे सर, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये सुप्रीम कहा, कोर्ट के ऑर्डर के बाद कम से कम 3 केसेस में बता जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक हम इस केस की सुनवाई कर रहे वो हैं, तो हो गई पूरी, हाँ उस वक्त तो तक गाइडलाइंस आ गई। बिल्कुल उस वक्त तक जो है कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। उस दौरान भी चल रहे थे असम में, तो नहीं नहीं नहीं, वो इक्का दुक्का वाकया तो चलो होते हैं, उसका कोई मसला नहीं, लेकिन सरकारी तौर पर जिस तरह बदतमीजी और बदमाशियां हो रही थी वो सब बंद हो गई। आप मुझे बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में बुलडोजर चलाने की मनाही है? बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल नहीं है। आप मुझे इसमें बताइए, कहा गया है कि देश अगर का, सरकार ये साबित कर सकती है कि जमीन सरकार की है तो बुलडोजर चलाएगी। अरे वो अलग बात है, लेकिन आप मुझे बताइए, ये जगह मेरी है, मैंने अपना मकान बना लिया इसमें, अगर ये इलीगल भी है तो उसका तरीका क्या है? नोटिस देना होगा, नोटिस दीजिए, कोर्ट में आपको जाइए, मौका साबित करने का मौका देना होगा। कोर्ट में जाइए, बिल्कुल, कोर्ट साबित करेगा कि इलीगल है इनलीगल है। अगर कोर्ट से साबित हो, ऐसे तो बहुत सारे केसेस मैं आपको बता दूं कि इस तरह की प्रॉपर्टी मेरे सामने टूटी है, हिंदू की भी टूटी है, मुसलमान की भी टूटी है। तो फिर मुसलमानों को टाइट नहीं किया होगा ना? लेकिन सरकार को ये अधिकार कैसे है कि आप बिना नोटिस दिए गांव के गांव उजाड़ दो? नहीं है, वही तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। उसी बात को तो हम लड़ रहे हैं। लेकिन गाइडलाइंस में भी कहीं तोड़ने की मनाही नहीं है अगर वो सरकार की है तो। यस, पहले आप उसको साबित कीजिए कि जमीन सरकार की है, नोटिस दीजिए, प्रक्रिया का पालन कीजिए। यस, और इलीगल है अगर तो तोड़ दीजिए। ये तो हठधर्मी है, हिटलर शाही है कि आप उसको नोटिस नहीं दे रहे। पर आप दोनों बातें कर रहे हैं ना, मैं दोनों नहीं कर रहा हूं, मैं एक ही कर रहा हूं। मुसलमानों को टाइट नहीं किया योगी ने, फिर आप कह रहे हैं कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पे चलाते हैं। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जिनके मन में ये बात बैठी हुई है कि टाइट किया हुआ है। हाँ, नहीं किया हुआ ना, हमें टाइट नहीं किया हुआ है। बल्कि एक और चीज बता दूं मैं अच्छी आपको, जब से योगी सरकार आई या बीजेपी सरकार आई, हमारे यहाँ, मैं मानता हूँ इस बात को, एक तो चोरी चकारी जेब कतरी ये बहुत ज्यादा था मुसलमानों में, खास तौर से बहुत ज्यादा था। लड़के लफंगे आवारा बहुत ज्यादा था, लेकिन अब सब लाइन पे हैं। कैसे? जब से इनकाउंटर हुए ना यूपी में, बदमाश हो गए, सब लाइन पे हैं। अब एक भी बच्चा आपको आवारा घूमता हुआ नहीं मिलेगा। तो आप ये थोड़ी सी जो सख्ती हुई है आप उसके पक्ष में? यकीनी तौर पर होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार अच्छी बात, बिल्कुल जो अच्छी बात है उनको मानना चाहिए। लेकिन वही है, देखिए एक मिसाल मशहूर है, ये बकरी ने दूध दिया लेकिन मैंगनी डाल के दिया, क्या फायदा है? वो क्या पीने गलत काबिल क्या तो- हो रहा है? गलत ये हो रहा है, आप हिंदू मुसलमान मत कीजिए। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, आपके प्रोग्राम में 2014 में मोदी जी ने हमें बुलाया, मैं गया एक डेलीगेशन के साथ में, जब वो सीएम थे गुजरात के, लेकिन उनका हो गया था तकरीबन तय कि प्राइम मिनिस्टर अगला चुनाव इन्हीं के उसमें लड़ा जाएगा। ठीक, उन्होंने हमें बुलाया, एक साहब ने मीटिंग कराई, तो मीटिंग में सबसे पहला सवाल मोदी जी ने जो मुझसे किया वो ये किया कि मौलाना मुसलमान वोट देगा? मैंने कहा नहीं देगा। बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए नहीं देगा कि जो आपके हार्ड कोर मुद्दे हैं वो मुसलमान के गले नहीं उतरते। कॉमन सिविल कोड, 370, राम मंदिर, मुसलमान के गले नहीं उतरते ये। तो बोले क्या करें फिर? मैंने कहा हटा दो इनको मैनिफेस्टो से। जैसे कांग्रेस शासन कर रही है 60-65 साल, आप भी राज करोगे हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके। तो उन्होंने तकड़ी हंसी हंसी, रावण जैसी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ज़बरदस्त हंसी कहना चाह रहे हैं। और हंसने के बाद कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हमें हिंदू भी वोट न दे? यानी उनको ये था कि अगर ये हार्डकोर मुद्दे हटा दिए हमने तो हिंदू वोट नहीं देगा। आप सोचिए कहाँ दिमाग है उनका। तुष्टीकरण इसी को तो कहते हैं कि आप ऐसे मुद्दे जोड़िए सियासत में जिससे वोट का तुष्टीकरण हो। और बीजेपी कर रही है शुरू से। बीजेपी जब 2 पे थी, जब भी धर्म की राजनीति है कर रही थी। आज फुल बहुमत में भी 2 बार रही सरकार, फिर भी धर्म की राजनीति कर। अरे भाई चलो मान लिया हमने कि सरकार में आने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए आपने धर्म की राजनीति कर ली, लेकिन जब कुर्सी ले ली तब तो छोड़ दो, तब तो लोगों को चैन से जीने दो। आज की तारीख में अगर देखा जाए पिछले कुछ वर्षों में कौन से ऐसे फैसले हैं सरकार के जिससे मुसलमानों को नुकसान होता है?
देखिए, फैसले फैसले सरकार के एक भी ऐसा नहीं है सरकार का फैसला जिससे मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, सिवाय CAA को लेकर उससे क्या हो रहा है कुछ बातें। सीए तो नागरिकता देने का अगर कानून है ना। अगर अगर किसी वक्त में बात होगी उस पर फिर बात करेंगे। नागरिकता देने का कानून है सीए, तो उसके लिए भी तो एक झूठ फैलाया गया था कि नागरिकता चली जाएगी मुसलमानों की। देखिए, नागरिकता, ये झूठ हमने नहीं फैलाया, ये झूठ सरकार ने इस कानून को लाने से पहले जब ये कहा कि अगर बाहर से हिंदू आएगा तो उसको नागरिकता दे देंगे, मुसलमान आएगा तो नहीं देंगे। आपको ज़रूरत क्या थी भाई? मुस्लिम देश से मुसलमान क्यों आएगा आपके यहाँ? सोचो आप बात, अगर आएगा प्रताड़ित होकर हिंदू ही आएगा। आपने मुसलमान शब्द क्यों जोड़ दिया उसमें? मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए जोड़ा ना। यही तो भ्रम है, मैं आपको बताता हूँ। सीएए तो विशेष प्रावधान है, इसके अलावा भारत में 1955 का एक नागरिकता कानून है, और उस नागरिकता कानून के तहत जो शर्तें पूरी करता है भारत में आकर रहने की, उसे भी मिलता है। लेकिन ये स्पेशली धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए। उस कानून को मर्ज करके इसमें एक नया कानून लेकर आए हैं। नागरिकता मुसलमानों को मिल नहीं सकती भारत में? नहीं, इनका कहना है। नहीं, ऐसा कहना नहीं है, तो कानून है ना, इनका कहना है जो संसद में दिया गया वही कानून होता है। सर मैं बताता हूँ, इनका कहना यही है कि मुसलमान आएगा तो हम उनको नहीं देंगे। नहीं सर, वो सीएए का स्पेशल प्रावधान है। 1955 का नागरिकता कानून तो है ही भारत के पास। अरे सर, वो मर्ज कर दिया इसमें उन्होंने, क्योंकि इसमें सिर्फ अब वो कानून नहीं है, ये कानून है। सीएए सिर्फ पड़ोसी देशों पर लागू होता है, पूरी दुनिया में पर लागू नहीं होता। मैं वही कह रहा हूँ, तो पूरी दुनिया से अगर कोई भारत में आकर बसना चाहे तो फिर उसे नागरिकता नहीं मिल सकेगी। पड़ोसी देशों में भी या जहां से भी जो हिंदू प्रताड़ित होकर आएगा उसको ये नागरिकता देंगे। और अभी एक पाकिस्तान की बस्ती बसा भी दी इन्होंने, कुछ लोगों को हाल फिलहाल में बुलाया, कुछ लोगों पहले से थे यहाँ पे, बसा दी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप कह रहे थे कि सिर्फ हिंदुओं को देंगे, अगर पाकिस्तान से आएगा, बांग्लादेश से आएगा, मुसलमानों को नहीं देंगे, तो अदनान सामी को क्यों दे दी? नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, यही तो एग्जांपल है आपके सामने। जो भी नागरिकता के लिए शर्तें पूरी करता है उसे आप ये कह रहे हैं कि अदनान सामी की नागरिकता इलीगल है। आप मेरी बात को समझना नहीं चाह रहे। अदनान सामी की नागरिकता इलीगल है। किसकी? अदनान सामी की। नहीं, क्यों दे दी? अरे तो जब वो मुसलमान है, इसका मतलब मिल सकती और है। वो प्रताड़ित होकर भी नहीं आया, इसका मतलब मिल सकती है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। तो आप ही कह रहे हैं मिल सकती है। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि आप इनको मुसलमान शब्द या हिंदू शब्द जोड़ने की उसमें जरूरत क्या थी? अरे सर, मैं वही तो आपको समझा रहा हूं। आप खुद ही कह रहे हैं अदनान सामी को नागरिकता मिली, इससे साबित होता है कि मुसलमान को भारत में नागरिकता मिल सकती है। सीएए के प्रावधान से नहीं मिल सकती। 1955 का नागरिकता कानून तो है ही। आप मेरी ही बात को कह रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, मुसलमानों को मिल सकती है। मैंने शुरू इसी बात से किया था कि देखिए, देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें मुसलमान को आप अलग कर सको, चाहे बाहर का हो या अंदर आपने का ऐसा हो। कहा, मोदी सरकार का ऐसा कोई फैसला नहीं जो मुसलमानों के खिलाफ जाता हो। मैं ये कह रहा हूं, आपको कोई कानून बनाना है, बाहर से आने वाले हिंदुओं को मदद करनी है, तो आप कीजिए ना, मना कौन कर रहा है? लेकिन आप ये कह के कि सिर्फ हिंदू, ओनली हिंदू क्यों करना? ये तुष्टिकरण ही तो है। नहीं, तो मैं कह तो रहा हूं, बाकी धर्मों के लिए है ना 1955 का नागरिकता कानून, उसे रोक कौन रहा है? उसे मना कौन कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा। फिर मैं भी नहीं कर रहा हूं। तो सीए तो स्पेशल प्रावधान है ना। लेकिन सिर्फ ये कहना, अमित शाह ये कहें कि सिर्फ हिंदू, सिर्फ हिंदू आएगा तो नागरिकता देंगे। जैन भी हैं। अरे सर, माइनॉरिटी ना, सिख भी हैं। मुसलमान तो अफगानिस्तान में सिखों के गुरुद्वारे तोड़े गए ना। अच्छा, मुसलमान है कि नहीं है? मुसलमान तो नहीं है ना। नहीं, मुसलमान नहीं है, क्योंकि उनके लिए 55 का कानून है। 1955 का कानून है, अदनान सामी को मिल गई नागरिकता। नहीं, ये दोहरा चरित्र है सरकार का। मैंने आपसे प्रश्न ये किया था कि मोदी सरकार के हाल फिलहाल के कुछ फैसले बताइए जो मुसलमानों के खिलाफ जाते हो। आपने कहा कोई ऐसा नहीं है, सीए को छोड़ दिया जाए। सीए में भी कानून पे मिल तो रही है नागरिकता, मुसलमानों को मना तो कोई नहीं कर रहा। नागरिकता जा तो नहीं रही किसी की। इनके जो फैसले हैं वो इसलिए मुसलमानों को करते हैं कि ये हिंदू शब्द लाकर, मुसलमान शब्द लाकर मुसलमानों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। बाकी नुकसान कुछ नहीं कर रहे। नहीं, नुकसान कुछ नहीं है और कर भी नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। नहीं, कर भी नहीं सकते। भारत की जो सरकार है उसको ना किसी धर्म के साथ जुड़ना है, ना किसी से अलग होना है, उसका धर्म संविधान होना। एक चीज बता देता हूं मैं आपको, मुसलमान यहाँ कानूनी तौर पर 17-18% तो है, लेकिन अगर आज जनगणना हो तो मुसलमान यहाँ 30% है। अगर आज जनगणना हो, ये 2011 की जनगणना है जो 17-18% है, 14 साल पुरानी हो गई है। हाँ, आज 30% है, मैं दावे के साथ, और 30 से भी ऊपर जाएगी, 40 भी हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, 40 करोड़ लोगों को या 30 करोड़ लोगों को या 20 करोड़ लोगों को क्या किसी देश से भगाना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं भगा सकते, भगाना भी नहीं चाहिए। मारना आसान है? बिल्कुल मारना नहीं चाहिए। तो वो बेवकूफ हिंदू जो दिमाग में ये लिए बैठे हैं कि मोदी ऐसा कर देगा, ये बेवकूफी तो है। नहीं, कौन ऐसा बोल रहा है? अरे
मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। नहीं, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, और जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का नारा लगाकर 700 मुसलमानों की मोबलिंचिंग कर दी गई। सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही, मोदी जी की आवाज नहीं निकलती इस पर, अमित शाह की आवाज नहीं निकलती इस पर, कोई हिंदू धर्म गुरु बोलने को तैयार नहीं। ये सब तुष्टीकरण है। सारी वही बातें कह रहे हैं जो दूसरी तरफ से भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, इधर से भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट नहीं। हमारी तरफ से क्या है सर? नहीं आती बातें। क्या बताओ आप बता दीजिए, जब राम मंदिर को लेकर के चर्चा चल रही थी या जम्मू कश्मीर से 370 को लेकर चर्चा चल रही थी, क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता 370 उठा के दिखाओ और लहूलुहान हो जाएगा और झंडा उठाने वो वाला सियासी कोई लोग नहीं कहते बचेगा। थे। वहां के मुसलमान नहीं कह रहे वो सियासी लोग क्या कहते नहीं कह रहे थे वहां के? सियासी लोग कह रहे थे। नहीं कह रहे थे सियासी लोग। मौलाना तौकीर रजा को जानते हैं आप? मौलाना तौकीर रजा तो सरकारी हाथों में खेल रहा है, मुसलमान नहीं है। अरे भाई फिर वही बात। तो आप भी तो वही बात कह रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं दोनों तरफ से एक्सट्रीमिस्ट बैठे हैं। मुसलमान अगर बीजेपी में हाँ। है तो मुसलमान ही ना। हाँ। बात तो उसी की करनी पड़ेगी उसको, बीजेपी की। यानी उसके लिए अपने धर्म से बड़ी पार्टी हो गई है। तौकीर रजा, देखिए जो तौकीर रजा जिस तरह के बयान दे रहे हैं, अगर साजिद रशीदी बयान दे देता जेल में होता। नहीं तो आपके खिलाफ भी कई लोगों ने बातें कही है जब आप बयान कुछ देते हैं तो। नहीं मेरे खिलाफ आपने देवी के खिलाफ कुछ कहा था, लोगों ने उस पर बवाल किया। नहीं, कहना अलग चीज है, वो मेरा पॉइंट गलत नहीं था, मैं आज भी कह रहा हूं उस बात को। नहीं तो इस तरह के बयान क्यों देने जो किसी की भावनाओं को आहत करते हो? भावना आहत नहीं होती, ये सियासी लोगों की भावना आती। आप मुझे बताइए। अरे सर, चलिए आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी को जो बुरा लग जाए उसे सियासत पे डाल दो। सुनिए मैं कहता हूं, मैंने क्या कहा था वो सुनिए क्या कहा था। मैंने ये कहा था कि औरत को आप देवी मानते हो, औरत को लक्ष्मी माना जाता है हिंदू आस्था के मुताबिक। लक्ष्मी देवी हुई, लक्ष्मी देवी हैं, और ये सेम बात आप पाकिस्तान में कह सकते थे जाकर, ब्लास्फेमी का केस लग जाता आप पर। मेरा पहले सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, जब लक्ष्मी को आप देवी मानते हो, औरत देवी है, तो उस देवी का रेप कैसे कर सकते हो? मैंने ये बात कही थी, मैंने गलत तो नहीं कहा। आज औरतों का रेप नहीं हो रहा है क्या? योगी सरकार में नहीं हो रहा क्या? बीच में भगवान या देवी को लाए बिना कोई बात नहीं हो सकती क्या? मैं उनको शर्म दिला रहा हूं। यही बात जिस गाय को सुनिए, पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम लाकर कहे, अरे सर, क्या मुसलमानों से सहन कर लेगा? सुनिए, जिस गाय को आप माता मानते हो, आज हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। शर्म नहीं आती? नहीं, मैं आपकी बात को मान रहा हूं, शर्म नहीं आती? लेकिन क्या किसी बात को कहने का जो तरीका होता है, मैं अगर ये कहूं, उसी से सब कुछ नहीं, मैटर करता मैं है अगर ना। ये कहूं कि गाय को माता भी मानते हो, उसको काटते भी हो, नहीं बिल्कुल गलत बात है। तो क्या गलत है इसमें? नहीं ठीक, लेकिन जब आप औरत को देवी भी मान रहे हो, उसका रेप भी कर रहे हो। रशीदी साहब, मुझे एक सिंपल बात बताइए, मैं मुसलमान को कोई बात सिखाऊं और फिर उसके अंदर ले आऊं पैगंबर मोहम्मद साहब का एग्जांपल और फिर उसको बोलूं, देखिए क्या उसे अच्छा लगेगा? देखिए बात सुनिए, नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। हर आदमी, इसमें आहत होने वाली कौन सी बात है? ये तो सबक लेने वाली बात नहीं होता पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम लेने पर? नहीं, इसमें सबक लेने वाली बात है जो मैं कह रहा हूँ। क्या मुसलमान आहत होता है? अरे भाई, आप जब पैगंबर मोहम्मद के ऊपर कोई लाछन लगाओगे तो आहत होगा। मैं लाछन तो नहीं लगा रहा हूँ ना। समाज में कोई अच्छी बात करने के लिए किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों आप करना? मुझे बताइए, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है क्या? अरे मत लीजिए ना। मैंने कहा औरतों का रेप मत करो कि भाई औरतों की इज्जत करनी है, रेप ना कीजिए, ये बात ऐसे भी कही जा सकती है। क्यों ऐसे क्यों नहीं कही जा सकती? तो फिर मैं वही कह रहा हूं, हिंदू अगर गाय को माता मानते हो उसको काटते भी हो, गाय को माता मानते हो उसको काटते भी हो। पैगंबर मोहम्मद का नाम लेकर कहेगा तो नहीं, पैगंबर और क्या मेरे भाई, क्या रेप सिर्फ हिंदू कम्युनिटी? मैंने राम जी का नाम तो नहीं लिया। नहीं, मैं कह रहा हूं रेप सिर्फ हिंदू मैंने कृष्ण जी का नाम तो नहीं लिया। नहीं रशीदी साहब, मैंने भोले बाबा का नाम तो नहीं लिया। पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं पल्ला क्यों झाड़ रहा हूं? क्या रेप हिंदू कम्युनिटी कर रही है? मैं तो सिर्फ उनको शर्म दिलाने के लिए कि जिसको देवी मानते हो कम से कम उसको तो बख्श दो। उसे दिलाई जाती है कि कोई काम एक ही कम्युनिटी का आदमी करता हो। यही एग्जांपल पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम लेकर के हम देवी नहीं मानते ना औरत को। नहीं तो मैं वही तो, हम औरत को देवी नहीं मानते, रेप कर सकते हैं। ये कौन सा लॉजिक है सर? कमाल, ये सवाल ही कौन सा है आपका? मैं ये कह रहा हूं, क्या पैगंबर ये सवाल नहीं है, क्या पैगंबर ये मोहम्मद सवाल ही साहब का गलत। नाम लेकर के कोई एग्जांपल दिया जाए मुसलमानों को सुधरने के लिए, तो क्या अच्छा लगेगा उनको? दीजिए ना। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं, अब आप रेप करने की बात कर रहे हैं, क्या एक हिंदू कम्युनिटी रेप करती है? मोहम्मद साहब ने हजरत आयशा से शादी की, जिसको कहते हैं 6 साल की बच्ची से शादी कर ली। राम जी ने भी 6 साल की। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, नूपुर शर्मा से शादी क्या हुआ आप जानते हैं ना क्या हुआ? एक टीवी डिबेट में उन्होंने ऐसी बात कही और उसके बाद क्या हुआ? गलत कहा उन्होंने। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, क्यों कहना? नहीं, जहां भी किसी की आस्था है वहां उसे छोड़ दीजिए ना। मैं अगर ये कहूं कि राम जी ने ऐसा कर दिया तो गलत है।
मैं कह रहा हूँ तो सर, बिल्कुल गलत है। मैं ये कह रहा हूँ मैं कभी राम जी का नाम लेकर, लक्ष्मण जी का नाम लेकिन लेकर, देवी का नाम महादेव लेकर का आपने नाम, कहा देवी तो कॉमन शब्द है ना, अरे सर देवी एक कॉमन शब्द है। किसी की आस्था जुड़ी है कि नहीं जुड़ी? आस्था तो आपकी हर चीज से जुड़ी है। नहीं तो फिर हमें जमीन पे भी नहीं चलना नहीं चाहिए। नहीं, अरे सर ऐसे किसने कह आप दिया? तो जमीन को माता तो क्या मानते हो। हिंदू जमीन पर नहीं चल रहे? जमीन को माता नहीं तो मानते। हिंदू जमीन पर नहीं, नहीं चलना चाहिए आस्था के हिंदू मुताबिक। जमीन पर चलते हैं कि नहीं चलते? नहीं, आस्था के मुताबिक नहीं चलना ये चाहिए। तो लॉजिक वाली बात हो गई ना। अरे जब देवी Common मानते sense वाली बात हो, हो जब गई है देवी मानते हो तो उस पर चल क्यों रहे हो भाई? मैं वही कह रहा हूँ, उसको क्या- उसको क्या सिर्फ हिंदू आदर करो community- उसका, क्या सिर्फ हिंदू पैर ऊपर community- उठा के चलो, हिंदू कम्युनिटी से सर रेप के हो रहा बल है? चलो उस पर। नहीं नहीं सर, अब ये लॉजिकल बात है ना। इलॉजिकल नहीं, लॉजिकल है। मैं आपसे कह रहा हूँ क्या रेप करने वाले कम्युनिटी में एक ही हिंदू समुदाय के लोग हैं? मैं ये कहता हूँ एग्जाम्पल ऐसा दीजिए जो सब पर लागू हो। आस्थाएं अलग अलग हैं, आस्थाएं अलग अलग। अरे मैं कह रहा हूँ हमारी example आस्था तो इसमें ऐसा नहीं हो है। जो सब पर लागू हो सके। सुनिए, हमारी आस्था ये नहीं है कि हम औरत को माता माने। इसका मतलब ये नहीं है कि रेप करें, इसका मतलब ये भी नहीं जैसा आप कह रहे हैं। सबके लिए होना चाहिए ना। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो आदमी अपनी आस्था के मुताबिक औरत को देवी मान रहा है, उसके लिए तो ज्यादा शर्म की बात है। नहीं मैं तो कह रहा हूं होना ही चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल देते वक्त मेरा शर्तों की मेरा मर्यादा कहने तो का होनी मकसद चाहिए। ही है। अब अगर मेरी बात को अदरवाइज को लेता है तो ले। नहीं आपको पता होगा आपके बोलते वक्त भी ऐसा नहीं, होगा। बिल्कुल नहीं। मेरा कहने, कुछ अब बातें सुनिए, सिर्फ कंट्रोवर्सी में आने के लिए कही जाती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद आज भी नहीं, उस दिन भी नहीं था। ठीक है। मैंने एक बयान दिया। मैंने ये कहा कि देखिए, बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया वो क्लियर था बिल्कुल, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। एक हिस्ट्री लिखी जाएगी इसकी, एक हिस्ट्री लिखी जाएगी, और जो सच्चे हिस्ट्रीकार होंगे वो यकीनन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोड करते हुए लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। ठीक है, मैंने इसमें गलत नहीं कहा कुछ भी। जब ये हिस्ट्री लिखकर जो है मार्केट में जाएगी, आज तो मुसलमान इसलिए खामोश हो गया कि देश का संविधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार है, उस विशेष अधिकार पर उसने फैसला दे दिया। आज के 100 साल बाद या 200 साल बाद जब इस हिस्ट्री को मुसलमान पढ़ेंगे और ये कहेंगे कि साहब मंदिर नहीं तोड़ के मस्जिद बनी थी, लेकिन उन्होंने मस्जिद तोड़कर मंदिर जरूर बनाया, तो क्या उस वक्त रिएक्शन नहीं होगा? मैंने इसमें क्या गलत कहा बताओ आप मुझे? इसमें कोई गलत नहीं। हिस्ट्री पढ़कर आपने एक ऐसा झूठ फैलाया जो हिस्ट्री में है ही नहीं कि साहब 1528 में बाबर ने जो है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नकार दिया। उस हिस्ट्री के मुताबिक देश में ऐसा बलवा हुआ, 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, लाखों लोग मरे, बलवा हुआ। एक झूठी हिस्ट्री। एक सच्ची हिस्ट्री जो आज लिखी जाएगी, उसको 200 साल के बाद अगर लोग पढ़ेंगे तो क्या उस पर एक्शन रिएक्शन नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। मैंने इसमें क्या गलत कहा? इसके लिए मैंने मेरे ऊपर मैंने इस एग्जांपल के लिए तो आपके लिए कुछ भी नहीं कहा। सुनिए, इसके मैंने लिए सिर्फ उसी एग्जांपल अरे के लिए सुन कहा तो जहां लीजिए, किसी की आस्था जुड़ी उन इसके शब्दों का लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए यूपी सरकार ने मेरे गंगों के अंदर मेरे ऊपर एक बीजेपी कार्यकर्ता से रात को 3 बजे केस कराया। मैंने इलाहाबाद से जाके मुझे जमानत लेनी पड़ी। बताओ इसमें क्या गलत कहा मैंने? नहीं ये तो सरकार और कोर्ट की बात हुई ना। लेकिन केस कर दिया मेरे नहीं ऊपर। तो कोर्ट ने कुछ देख करके आपको जमानत दी होगी ना। सरकार इसलिए कर रही है कि मुसलमान परेशान करो। और तौकीर रजा इतने बयान अभी दे आप रहा कह है। रहे थे नहीं टाइट अच्छा किया मुसलमानों को। असदुद्दीन अवैसी कितने बयान देता है? नहीं, मोदी को कितनी गालियां देता है? अभी आप क्यों उसके खिलाफ कानून अभी रशीदी साहब आपने नहीं, कहा उसके खिलाफ एक्शन मुसलमानों क्यों को टाइट नहीं किया हुआ। बीजेपी उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? नहीं तो लेना, मैं क्या मना करता हूं? क्यों नहीं लेती? मैं बीजेपी थोड़ी हूं। आप मुझसे बीजेपी के तौर पर सवाल क्यों पूछ लेकिन रहे हैं? पत्रकार तो है ना। नहीं बिल्कुल है, सवाल पूछिए। आप ये कहिए, सवाल पूछिए, आप जाते ये हैं। कहिए कि उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नहीं बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, ये है बात। तो इसलिए नहीं होता हाँ। क्योंकि बीजेपी की भी टीम है। तौकीर रजा योगी के कहने से योगी जी तो बोल रहे हैं वक्फ का कानून बिल्कुल गलत है। किसका? तो वक्फ का कानून जो सरकार बदल रही है बिल्कुल गलत है। वक्फ का तौकीर रजा क्या लेने देना? नहीं तौकीर रजा नहीं, ओवैसी साहब, ओवैसी वो साहब तो जेपीसी में है ना। नहीं। अभी कल ही उनका बयान आया कि जो बदलाव कर रही है सरकार सब गलत है, होने नहीं चाहिए। वक्फ को छोड़ दीजिए, अब वो रोजाना गालियां देते हैं बीजेपी को। अरे सर वक्फ जितना इतना बड़ा मुद्दा है, वो सांसद है, जेपीसी में है, वो मना कर रहे हैं सरकार की बात को। इवन जो है मोदी को मोदी कहते हैं, वो मोदी भी नहीं कहते, मोदी। और अमित शाह को अमित शाह नहीं कहते, शाह कहते हैं। तो मैं कहता हूं कि गालियां दे साहब अगर बीजेपी की बी टीम है तब तो उनको ये वक्फ में जितने बदलाव हो रहे हैं उसका समर्थन करना चाहिए था। मुसलमान का वोट नहीं लेना क्या उनको? अभी आप कह रहे हैं बी टीम है, अभी आप कह रहे हैं वोट लेना है, फिर क्या करना है? दोनों काम है ना, दोनों काम करने हैं, दोनों काम है। देखो आप। चलिए इस इंटरव्यू के हम आखिरी हिस्से पर हैं। कॉमन सिविल कोड की एक बात है, कॉमन सिविल कोड में क्या सुधार किए जाएं कि मुसलमान भी उसे मानने को तैयार हो जाए, या आपका कहना नहीं सिरे से खारिज है, होना ही नहीं चाहिए? कोई बीच का रास्ता है क्या? नहीं, मुसलमान से क्यों, ये सवाल जेएनयू से भी तो क्योंकि पूछो। मैं आप सामने इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। सर
देश में हर पंथ के, हर मजहब के अपने अपने सिविल कोड हैं। क्या हिंदू लोग कोड नहीं है? सर मैं समझ गया आपकी है ना? बात को। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, आपत्ति कहाँ से आ रही है? नहीं, हिंदुओं की तरफ से आपत्ति हमारी आ रही है क्या? हमारी तरफ से तो है ही नहीं आपत्ति। नहीं, मुसलमानों की तरफ से आपत्ति बिल्कुल नहीं है। आपत्ति। आप स्वीकार करते हैं यूसीसी? नहीं, आप जो है देखिए, होना क्या चाहिए, सरकारें यहाँ आके फेल हो जाती हैं। जैसे रात को नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर कहा आज से 500 का नोट बंद। ठीक, गलत है। अगर आप कुछ कर नहीं, रहे हैं, गलत कैसे? सरकार का अधिकार है। मैं नहीं, अधिकार है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को चाहिए कि कोई भी कानून लाते हुए कम से कम जिस भी कम्युनिटी के लिए आप ला रहे हैं उसके इंटेलेक्चुअल लोगों को बिठा लीजिए, बात कर लीजिए। अगर आपको उसमें कुछ गलत लग रहा है तो उनसे परामर्श कर लीजिए, बातचीत हो जाए, ताकि जब कल कानून आए तो उसका विरोध ना हो। किसानों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ भी बिल लेकर आए, किसानों को नहीं बिठाया, उनसे बात नहीं की, तीनों कानून वापस लेने पड़े। बिल्कुल लेने पड़े। कॉमन सिविल कोड में भी देखिए, संविधान सभा में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आखिरी तकरीर की, उसकी कुछ अंश में आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये स्टेट सब्जेक्ट जरूर है लेकिन थोपा नहीं जा सकता। ये है बात, ठीक है ना? ठीक। तो आप थोपिए मत। अगर आपको कॉमन सिविल कोड लाना है, आप तमाम धर्मों के इंटेलेक्चुअल लोगों को बिठा लीजिए। पर कहाँ यूसीसी थोपा है? नहीं, थोपने की कोशिश है ना। अब देखो उत्तराखंड में तो कैसे आया? विधानसभा से आया ना? नहीं, विधानसभा में चुने हुए विधायक जनता के होते हैं। विधानसभा में भी आप थोप नहीं सकते ना। अरे सर, कैसे थोपते हैं? सर फिर वही बात, एक प्रक्रिया है पास करवाने की देखिए, ना। थोपने का मतलब ये है, थोपने का मतलब समझ लीजिए पहले। थोपने का मतलब ये है कि सरकार उस धर्म के इंटेलेक्चुअल लोगों को न बिठाए, उनसे बात ना करे और एक कानून विधानसभा में या लोकसभा में पास कर दे, उसको कहते हैं थोपना। आप थोपिए मत। उस कानून को लाने से पहले इंटेलेक्चुअल लोगों को बिठाइए। उत्तराखंड में तो कोई विरोध नहीं कर रहा। कौन? उत्तराखंड में तो कोई विरोध नहीं कर रहा। कोई गया? पता नहीं, अभी तक तो आया भी नहीं। नहीं, उत्तराखंड में तो करा ना उन्होंने। नहीं, अभी यूसीसी का ड्राफ्ट भी पेश कर दिया विधानसभा में, चर्चा भी करवा ली। ड्राफ्ट पेश हो गया, अभी तक लागू नहीं हुआ। कोई गलत बात है? अभी तक लागू नहीं हुआ। आपके मुताबिक कुछ गलत आपको नजर आया? मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं पक्ष में है यूसीसी के। लेकिन मुसलमान ही क्यों रिएक्शन करे उस पर? मैं तो पूछ रहा हूँ, जिसको आपत्ति है वो रिएक्शन करे। बस, देश सबका है। कल को जब कॉमन सिविल कोड आएगा, जैन भी बोलेगा, नहीं बोल रहा है क्या? सिख भी बोलेगा। बोल रहा है क्या? जब आएगा तब बोलेगा। चर्चा हुई, चर्चा में अभी हम क्यों भैया, चर्चा में किसी ने आपत्ति अच्छा करी जब क्या? अभी तक नहीं आया तो हम क्यों बोले उस पर? मैं तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि यूसीसी होना चाहिए। जो लोग बेवकूफ हैं, जिनको समझ नहीं है कि जिस चीज का ड्राफ्ट भी अभी नहीं आया और उस पर आप कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली बात यही है। जिसका ड्राफ्ट नहीं है उस पर विरोध या समर्थन करने की बात ही कहां से आएगी? मतलब ही नहीं बनता। जब तक ड्राफ्ट, आप वैसे यूसीसी के समर्थन में हैं अगर सरकार लाती है तो। ट्रिपल तलाक बिल दरअसल आया ही इसीलिए कि उसकी मुखालफत शुरू कर दी कुछ लोगों ने कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो आप कह रहे हैं आएगा तो ये हो जाएगा। यूसीसी के खिलाफ मत बोलो तो यूसीसी आएगा क्यों? जब आपके सामने ड्राफ्ट आ जाए तब बात करें। उस ड्राफ्ट को आप पढ़ो। अगर आपको लगता है कि आपके धर्म के खिलाफ ऐसा कोई क्लॉज है जो संविधान ने आपको आजादी दी है, उसके खिलाफ जा रहा है, बात करो उस पर। ये संवैधानिक अधिकार है। अभी तक आपको ऐसी बातचीत से कुछ लगता नहीं है? नहीं, ड्राफ्ट ही नहीं आया। मतलब बातचीत से क्या? वही मैं कह रहा हूं, ड्राफ्ट तो है ही नहीं। सियासी बातों से कुछ नहीं लग रहा। सियासी हंगामेबाजी करते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी उस पर रिएक्शन करना, इनकी बातों को मानना है। ये जो तुष्टीकरण चाहते हैं वो तुष्टीकरण होगा। तो मैं तो तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं, जब तक ड्राफ्ट ना जाए, जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि कॉमन सिविल कोड आने के बाद में हमारी फला चीज हट हो रही है जो संविधान में हमें दी गई है और ये उसको खत्म करना चाहते हैं, आप बात कीजिए उस पर। तब तक नहीं क्यों करें तब तक? अगर करोगे तो इनके फायदे में रहेगा। वो यही चाहते हैं। बीजेपी यही चाहती है कि हम ऐसा कोई बात मार्केट में निकालें जिसका मुसलमान विरोध करें, उससे हिंदुओं का तुष्टीकरण हो। इसलिए तमाम मुसलमानों को, जो इंटेलेक्चुअल है, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो टीवी पे बैठते हैं, समाजी लोग हैं, उनको चाहिए कि बिला वजह किसी को बगैर पढ़े, बगैर समझे उसका विरोध नहीं करना चाहिए। दुश्मन का फायदा होगा। बड़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि जब तक ड्राफ्ट नहीं आता तब तक इसे पढ़ा नहीं जाता, तब तक समझ भी नहीं आएगा कि इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, किस चीज़ का विरोध। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद रशीदी साहब। काफ़ी डिटेल में आज चर्चा हुई। आमतौर पर डिबेट्स में जब आपसे मुलाकात होती है तब इतनी चर्चा नहीं हो पाती और ना ही इतना समय होता है। बहुत सारे टॉपिक है जिन पर विस्तार से टाइम ही नहीं मिल पाता उसमें तो। और मैं उम्मीद करूंगा कि हम आगे भी जल्दी मिलेंगे ताकि टॉपिक्स को विस्तार से हम समझ पाएं और दोनों पक्ष, सरकार का भी पक्ष क्या है, हिंदुओं का पक्ष क्या है, मुसलमानों का पक्ष क्या है, कौन से टॉपिक हैं जो जिनका समाज पर प्रभाव पड़ता है, उसे हम समझ पाएं। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। धन्यवाद।